एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल डियर सर। आज की इस वीडियो के अंदर हम मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड वाला सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। बेसिक मैथ का मैं यहाँ पे करवा चुका हूँ, नहीं देखा हो देख लेना। स्टैंडर्ड वाला सॉल्व होगा, तो आइए करते हैं। जी हाँ, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। वो रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल डियर सर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। आने वाली वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके लिए। और वीडियो के बीच में मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, इसीलिए अभी बोल रहा हूं। वीडियो को लाइक कर दीजिए इस वाली, शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये 3 काम कर लिए हो तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो क्या है जी, सैंपल पेपर सॉल्व होगा आज स्टैंडर्ड वाला। 3 सेक्शन आपके होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। आपको पता है कितने कितने नंबर के होंगे ये आपको पता होना चाहिए। 6 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के आएंगे सेक्शन ए के अंदर, तो 6 दूनी 12 नंबर आपके ये बना देगा सेक्शन ए। इसी तरीके से सेक्शन बी की बात करें तो 4 सवाल होंगे 3 नंबर के, तो 4 3 12 नंबर आपका सेक्शन बी बना देगा। और सेक्शन सी की बात करें तो 4 नंबर होंगे 4 सवाल के, मतलब 4 चौक 16, 4 सवाल 4 नंबर। तो इस तरीके से 16 मार्क्स आपके ये हो जाएंगे। टोटल आपका 40 मार्क्स का पेपर हो जाता है। तो ये वाला सैंपल पेपर तो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा ही, और इसके बाद आप खुद से भी सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे और उसको आप ऑनलाइन मंगाएंगे भी अगर आपके पास नहीं होगा। और भी शॉपिंग करते होंगे आप ऑनलाइन, अलग अलग चीजें मंगाते होंगे आप, अमेजन से मंगाते होंगे, आजियो मिंत्रा से, लेकिन आपको अलग से कुछ भी एक्स्ट्रा कैशबैक नहीं मिलता होगा। लेकिन आज मैं आपको लगे हाथों एक टिप बता देता हूं जहां पर आप कर सकते हैं अच्छी बचत। आप इन वेबसाइट पर डायरेक्ट मत जाइए, आप जाइए कैश करो के थ्रू। कैश करो के थ्रू अगर आप इन वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं तो आपको सेल्स और डिस्काउंट के साथ अलग से एक्स्ट्रा कैशबैक मिलता है। जी हाँ, जिसको आप डायरेक्ट ही अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। बिलीव नहीं हो रहा मेरी बातों पे, लेकिन बिल्कुल सच है ये। रतन टाटा जी ने भी इसके अंदर इन्वेस्ट किया है। कुछ भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, शू, लैपटॉप, मोबाइल, कुछ भी, आप उन सब पे बचत कर सकते हैं। यूज करना बहुत ही सिंपल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप कैश करो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर लीजिए। साइन अप करते वक्त ये कूपन कोड SIR25 यूज कर लेना, तो 25 रुपीज आपके पास आ जाएंगे। अब आपको कैसे यूज करना है, कैश करो एप्लीकेशन को ओपन करना है और अपनी फेवरेट वेबसाइट जिससे भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं उसको आप टाइप करके सर्च करिए और ऑरेंज बटन पर क्लिक कर दीजिए। यहां से आप डायरेक्ट उस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। बस अब आप जैसे नॉर्मली शॉपिंग करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से शॉपिंग कर लीजिए, आपका कैशबैक आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पे जो माई अर्निंग का सेक्शन है, इसके अंदर जाके आप उसको देख सकते हैं। आप चाहे तो आप इसको डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर अमेजन के वाउचर्स के अंदर इसको आप बदल सकते हैं। और हाँ, मेरी यूट्यूब फैमिली यानी आप लोगों के लिए है एक गिव अवे। आप में से किन्हीं भी 5 लोगों को मिलेगा 500 रुपए का अमेजन का गिफ्ट वाउचर, और किन्हीं 2 लोगों को मिलेगा बोट का ब्लूटूथ हेडसेट। क्या करना है आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक पे क्लिक करके आपको कैश करो ऐप को डाउनलोड करना है और फिर एक छोटा सा ट्रांजेक्शन आपको करना है लेन देन का। सो कैश करो, ऐश करो। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन ए स्टार्ट होने जा रहा है, फटाफट से जोश में आ जाइए। ये आ गया आपका सेक्शन ए। 2-2 नंबर के सवाल है इसके अंदर। तो सवाल है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द AP। हमें एक AP, एक समांतर श्रेणी दी गई है और हमें उसके 25वें पद और 15वें पद का डिफरेंस, उसका फर्क पूछा है। बहुत आसान है, ये दोनों पद, ये दोनों टर्म निकाल लो और उनको माइनस कर दो आपस में, हो जाएगा सवाल। 2 नंबर आपके फ्री फंड में मिल जाएंगे। आइए करते हैं। तो कैसे करना है भैया, A25, तो A25 में से आपको माइनस करना है A15। अब आपको अगर 25वां पद निकालना हो, 25th टर्म निकालना हो, तो मैंने क्या बताया कि टर्म कैसे निकालते हैं। टर्म ऐसे निकालते हैं कि आप लिखते हैं A प्लस, और जो सा टर्म निकालना हो उससे 1 नंबर कम करके D से मल्टीप्लाई करा दो। तो 25वां निकालना है तो आपका हो जाएगा A प्लस 24D। ये होता है 25वां पद, A प्लस 24D। इसी तरीके से हमें निकालना है 15वां, तो हो जाएगा वो A प्लस 14D। 1 D कम, मतलब 1 कम करके D से मल्टीप्लाई, ये हमने कर दिया। इसको मैं आगे और खोलूंगा तो A प्लस 24D और माइनस यहाँ पर हो जाएगी मल्टीप्लाई, अंदर तो ब्रैकेट हट जाएगा, माइनस का A हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 14D हो जाएगा। प्लस का A है, माइनस का A है, A के प्लस का A के माइनस का, दोनों को आपस में हम उड़ा देंगे, खत्म। ये इससे कैंसिल आउट हो चुका है। हमारे पास बचा 24D और माइनस का 14D। भैया 24D में से 14D चलेगा, कितने D बचे जी, 10D बचे, 10D बचा, ठीक है, 10D। अब ये D क्या भला है, अब D निकाल लो। D क्या होता है जी, कॉमन डिफरेंस। अब इस AP के अंदर अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कितना निकलेगा, फर्क देखो कितने कितने का है, +3 हो रहा है यहाँ पर, +3 +3 +3। तो हर 2 पदों के बीच में 3 का डिफरेंस है, तो जो कॉमन डिफरेंस होता है वही हमारा D होता है। 3 का है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 3 से इसकी मल्टीप्लाई करा दूंगा। 10 तियां कितने होते हैं, 10 तियां 30 होते हैं। ये हमारा निकल के आ गया, तो इसका डिफरेंस आ गया 30। ये आपका आंसर है। सिंपल एज दैट, बहुत आसान था ना।
ऐसे आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला नहीं आता, इसमें आपको चॉइस दे रखी है, वैसा नहीं है कि दोनों करना है, इसके एक ही करना है, एक कर दिया, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए दोनों करूंगा ताकि आपकी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो। आइए दूसरा सवाल करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक विभाजन करने जा रहा हूँ, ठीक है, मैंने बांट दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया ऊपर और, मतलब ये है और वाले का सॉल्यूशन। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल पढ़ेंगे दोबारा से। इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म, 7 टाइम्स द 7 टर्म्स, क्या मतलब हुआ इसका? मतलब 7वें पद का 7 गुना। तो आइए लिखते हैं 7वें पद का 7 गुना। तो 7वां पद मतलब A7 का 7 टाइम्स, ये हमसे कह रहा है इस तरीके से 7वें पद का 7 गुना। ठीक है, और क्या कह रहा है? टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू, बराबर है, इज इक्वल टू किसके? 5 टाइम्स द 5th टर्म, 5वें पद के 5 गुने के। तो 5वें पद का 5 गुना कर दो, तो A5 का 5वें पद का 5 गुना कर दो, ये हमसे कह रहा है ये दोनों बराबर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स 12th टर्म, तो 12वें पद की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है जी? 12वें पद की, A12 की, जो कि क्या होगा? A + 11D होगा, इसकी हमको वैल्यू बतानी है। आइए निकालते हैं, ये कंडीशन दे रखी है ना, इसी का यूज करेंगे। आइए करते हैं। तो 7 बाहर है, 7 का 7 लिखा, A7, अब ये क्या हो जाएगा जी? A + 6D हो जाएगा। ठीक है, 7वां पद इस तरह से मैं लिख सकता हूं। बिल्कुल इसी तरीके से 5 बाहर है और ये हो जाएगा आपका A + 4D। अब ये जो बाहर है इनके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 की मल्टीप्लाई इन दोनों में हो जाएगी। 7 की A में होगी 7A हो जाएगा, 7 की 6 में होगी 7 6 42, 42D हो जाएगा, इक्वल 5 की A में हो जाएगी 5A और 5 की 4D में होगी 5 4 20D। इस तरीके से हो गया। ठीक है जी, सबको एक तरफ लेकर आ जाओ। ये जो प्लस वाले इनको इधर आके माइनस का कर दो, तो इधर यहाँ पर 7A + 42D ऑलरेडी लिखे हुए थे, ये माइनस का 5A हो गया, ये माइनस का 20D हो गया, सब एक तरफ आ गए। इधर कुछ भी नहीं बचा, 0 लिख दिया मैंने। आगे बढ़ जाऊँ, आगे बढ़ जाता हूँ। 7A में से 5A माइनस है, ये तो माइनस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो 7A में से 5A कम होंगे, कितने A बचेंगे? 2A बचेंगे प्लस के, तो प्लस का 2A बचेगा। और 42 में से 20 माइनस होंगे, ठीक है, 42 में से 20 माइनस होंगे, तो आपका प्लस का 22D बचेगा, इज इक्वल टू 0। दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है, तो 2 बाहर निकाल लूंगा, तो ये हो जाएगा A + 11D इज इक्वल टू 0। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ मल्टीप्लाई कर रहा है। जब ये इधर जाएगा, जब ये 2 उठ के इधर से इधर जाएगा, तो ये नीचे कहाँ आ जाएगा भैया? ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। और 0 से डिवाइड जब इसकी होगी तो क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा, मतलब ये 2 भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये कुछ बनेगा हमारे पास। अब इससे आगे तो कुछ नहीं कर सकते। क्या निकालना है? अरे अरे अरे, यही तो निकालना था, A + 11D, ये निकल के ऑलरेडी आ गया, मतलब ये 12वां ही पद आ गया। तो 12 टर्म जो इसका निकालना है, हम लिख देंगे आंसर अलग से भैया। तो इसका जो 12th टर्म है, 12वां जो पद है, वो कितना है जी? वो जी 0 है हमारा आंसर। जो चीज़ पूछी जाएगी उसको अलग से लिख कर आना है आंसर में, जब ही नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। ठीक है जी, ये आपका पहला सवाल हो गया, दोनों ऑप्शन मैंने करवाए हैं। फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर सवाल नंबर 2 आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। ठीक है, 2 नंबर का एक सवाल इस चैप्टर में से आना ही आना है, रूट निकालने का, लिख कर ले लो ये बात। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, क्वेश्चन पेपर में जो आपका सैंपल पेपर है उसमें ये इक्वेशन दी गई है, लेकिन थोड़ी सी मिस प्रिंट है, गलत तरीके से टाइप हो गई है, एरर आ गया है, तो इसलिए सही इक्वेशन जो है ये मैंने नीचे लिख दी है, तो इसको मानकर हम सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इसके अंदर जो आप m देख रहे हैं, इस m का मान ज्ञात करना है। इसका कब? अगर इसके हैज 2 इक्वल रूट्स, अगर इस इक्वेशन के 2 बराबर रूट हों, 2 बराबर रूट हो। ठीक है, ऐसे सवाल मैंने करवाया, बेसिक में भी आया था, याद आ गया मुझे। चलिए इसको भी करते हैं। तो यहाँ पर पहले आप देख लो, पहले इसको इक्वेशन बना लो। अभी तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी लग रही है ना, इक्वेशन भी नहीं लग रही, तो इसको पहले इक्वेशन बना लो, सिंपल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाओ। तो लाएंगे mx की मल्टीप्लाई करेंगे आप 5x में, तो क्या हो जाएगा? 5m, और x की x में हो जाएगी तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी mx की 6 में भी होगी, तो ये हो जाएगा 6mx और प्लस का 9 इधर लिखा हुआ इक्वल टू 0। अब थोड़ी सी इक्वेशन बनी, ठीक है, थोड़ी सी स्टैंडर्ड फॉर्म में आई। किस तरीके से आई देखो, तो ये जो एक्स स्क्वायर के साथ वाला होता है वो क्या होता है जी? वो आपका a होता है। ये बीच में जो है आपका, ये आपका b होता है एक्स के साथ वाला, और ये आपका c होता है। तो यहाँ से हमें a, b और c तीनों साफ साफ नजर आ रहे हैं। आप ये वैल्यू लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर ठीक है, इन इक्वेशन आप लिख देंगे, a की वैल्यू क्या है जी? 5x नहीं 5m, ठीक है, x नहीं 5m। b की वैल्यू क्या है जी? बोलते रहे मेरे साथ, b की वैल्यू है माइनस का 6m, और c की वैल्यू क्या है जी? पॉजिटिव 9 प्लस का 9, ये ABC है। अब यहाँ पर हमें कंडीशन दी गई है कि अगर इनके इक्वल रूट्स हों, इक्वल रूट्स जब होते हैं जब b² - 4ac 0 के बराबर हो, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, जो d होता है, जिसको आप बेसिकली क्या बोलते हैं? b² - 4ac, जब ये 0 के बराबर होता है तो आपके 2 इक्वल रूट्स आते हैं।
ठीक है जी। तो आइए अब ये कंडीशन हमें पता है तो इसके अकॉर्डिंग हम रख लेंगे। तो b का स्क्वायर, b क्या है हमारे पास -6m, तो माइनस के 6m का स्क्वायर मैंने करा -4 इंटू ए कितना है जी 5m इंटू सी कितना है जी 9, ये सब 0 के बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा 36m का स्क्वायर माइनस इन सब की मल्टीप्लाई, 4 निम 36 और 36 निम्मा, ठीक है, सॉरी 4 निम कहाँ से आ गए, 4 पंजे 20 और 20 निम 180, तो ये 180m हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब यहाँ पर m इसमें भी है, m इसमें भी है, 36 इसमें भी है, 36 इसमें भी है। क्यों? क्योंकि 36 पंजे 180 होते हैं, इसीलिए। तो मैं 36m 36 पंजे कॉमन लूंगा। अब यहाँ से 36 बाहर आ गया, m स्क्वायर में से m बाहर आ गया, तो एक m रह जाएगा अंदर, एक m रह गया, माइनस का माइनस लगाया, ये वाला m तो बाहर आ गया, 180 में से 36 बाहर आ गया, तो सिर्फ 5 बचा अंदर। ठीक है, 36 पंजे 180 होते हैं, इस वजह से। अब यहाँ पर 36m एक बार इसको 0 के बराबर लिखो और m-5 एक बार इसको 0 के बराबर लिखो, तो यहाँ से m की वैल्यू 0 आ जाएगी और यहाँ से m की वैल्यू +5 आ जाएगी। अब कौन सी वैल्यू सही आंसर है ये आपको सोचना पड़ेगा। क्या 0m की वैल्यू सही आंसर है या 5 है, कौन सी है? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप दिमाग लड़ाओ, ये होगी सही वैल्यू। कौन सी? m = 5 वाली। क्यों होगी? इसके पीछे भी लॉजिक है, मैथ्स में हर एक क्यों का जवाब है। मेरी ये बात आपको याद है ना? तो देखिए कैसे होगी। अगर हम m की वैल्यू 0 मान लें कि भैया m 0 है, अब अगर m 0 है तो यहाँ पर अगर मैं रखूंगा तो m, तो यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई में m है, मतलब 0 से मल्टीप्लाई होकर तो ये सारा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी m है, यहाँ पर मैं m रखूंगा तो ये सारा भी 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो क्या रह जाएगा? सिर्फ प्लस का 9 = 0। मतलब ये हो जाएगा कि प्लस का 9 = 0। क्या 9 0 के बराबर हो सकता है? नहीं होता ना। अगर आपने m की वैल्यू 0 रख दी, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि 9 0 के बराबर है। आपने सारी मैथ का कल्याण कर दिया। ठीक है, जितने भी मैथमेटिशियन लगे हुए थे सबकी आपने बत्ती गुल कर दी। तो नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए m की वैल्यू क्या है? 5 है इसका सही आंसर। तो ये आपको यहाँ पर दे देना है। ऑल राइट, उम्मीद करता हूं कि मेरी तरह आप भी जोश के साथ भरे हुए होंगे और आपको ये सब सीखने में मजा आ रहा होगा। आइए बिना रुके बस चलते ही चले जाते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन से चैप्टर के अंदर से? टेंजेंट सर्कल्स। तो यहाँ पर है जी फ्रॉम अ पॉइंट P, एक पॉइंट P है, कहां पर है जी? ये रहा P, दिख रहा है आपको? बिल्कुल। आगे बढ़ता हूं। 2 टेंजेंट्स, 2 स्पर्श रेखाएं बनाई गई हैं PA यहां से यहां तक, एंड PB यहां से यहां तक, ये रही 2, आर ड्रॉन टू अ सर्कल, एक सर्कल के वो बनाई गई हैं। ये हमें कुछ कंडीशन दी गई है कि AO जो है वो R है, OP जो है वो 2R है, देन फाइंड एंगल APB। एंगल APB निकालना है। कौन सा एंगल है APB? देखो APB मतलब ये पूरा यहां से लेकर यहां तक का, ये पूरा का पूरा एंगल हमको निकालना है। ठीक है, और हमें बताना है व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल APB ये जो ट्राइंगल, ये त्रिभुज बना है, ये कौन से टाइप का है, ये 2 बातें बतानी है। तो आइए पहली बात हम निकालते हैं, फाइंड एंगल APB। ये हम कैसे निकाल सकते हैं? तो APB ये हमको निकालना है। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, दिमाग ये लगाइए कि हमें ना ट्राइंगल, अगर हम इसकी बात करें, अगर हम बात करें इन ट्राइंगल APO, अगर मैं ट्राइंगल APO के अंदर बात करूं, APO के अंदर मुझे ये पता है AO, मुझे ये OP भी पता है, मुझे 2 साइड्स इनकी पता है, ये R है और ये 2R है। तो इन 2 साइड्स की हेल्प से मैं कहीं ना ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ, छोटा वाला एंगल। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री लगा सकता हूं मैं। भैया ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री रिलेशनशिप होता है किसका? हाइट और इसका, सॉरी एंगल और साइड्स के बीच का रिलेशनशिप होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करके मैं यहाँ पर इतना सा एंगल ये निकाल लूंगा, और जितना एंगल ये इधर वाला होगा उतना ही ये इधर वाला होगा, तो मैं इसका डबल करके पूरा एंगल निकाल लूंगा APB। तो इसीलिए अब मैं ट्राइंगल APO के अंदर लगाने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री। किस तरीके से? देखिए APO के अंदर मैं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा भैया? ये आपका यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, मतलब राइट एंगल बन रहा है आपका, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसके बिल्कुल सामने आपका क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। तो सामने वाली साइड, ये जो OP साइड है, ये इसका हाइपोटेनस है। यहाँ पर मैं छोटा सा H लिख देता हूँ, और ये वाली साइड को मैं क्या मानूं? चलो बेस इसको मान लेता हूँ, इसको मैं P मान लेता हूँ। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गई खड़ी वाली साइड, और ये इसका बेस हो जाएगा इस ट्राइंगल का, ये हो गया इसका B। तो इस तरीके से मुझे आप क्या पता है? इस ट्राइंगल के अंदर P पता है और H पता है। P और H पता है। P और H किसमें होता है? P/H, साइन थीटा होता है। ठीक है, P/H। तो यहाँ पर इन ट्राइंगल इसके अंदर साइन थीटा में यूज कर सकता हूं, वो क्या होता है जी? वो होता है P/H। अब यहां पर साइन
थीटा। ठीक है, थीटा निकालना है बेसिकली हमें। एंगल कितना है जी, एंगल ये निकालना है। अब पी परपेंडिकुलर क्या है जी, AO, मतलब जिसकी क्या है आर है, यहाँ पर आर गिवन है, तो यहाँ पर ऊपर मैंने आर रखा। हाइपोटेनस कितना है जी, 2r है, 2r यहाँ पर मैंने नीचे रखा। आर से आर कट जाएगा तो इस तरीके से आपका साइन थीटा निकल के आ जाएगा 1/2। अब साइन थीटा 1/2 कब होता है ये सोचना पड़ेगा आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल की हेल्प लेकर। तो टेबल की वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, वो बहुत काम आएंगी आपके पेपर में, इन सवालों में भी, बड़े सवालों के अंदर भी। तो साइन 1/2 होता है 30 डिग्री पे। तो इसका मतलब यहाँ से मुझे एंगल की वैल्यू पता चल जाएगी कि एंगल जो है वो 30 डिग्री बन रहा है। क्यों? क्योंकि साइन 30 डिग्री पर ही 1/2 होता, तो इसीलिए थीटा कितना है 30 डिग्री। मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक ये जो है 30 डिग्री है। इतनी बात समझ में आ गई? तो लिख देते हैं। तो इसीलिए देयरफॉर, ठीक है, एंगल कितना APO, एंगल APO जो है वो 30 डिग्री का है। अब क्योंकि एंगल APO 30 डिग्री का है और इसी के बराबर होगा ये एंगल BPO, इधर वाला एंगल, क्योंकि टेंजेंट के थ्रू बने हैं ना ये, तो दोनों बराबर होंगे, ये बराबर होते हैं। तो इसका मतलब अब मैं लिख सकता हूँ भाई देयरफॉर, ठीक है, इसीलिए आगे क्या हो सकता है, एंगल BPO, तो एंगल BPO भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। अब एंगल APO और BPO, इन दोनों से मिलकर कौन सा एंगल बन गया, एंगल APB, पूरा का पूरा बन गया कितने डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री डबल हो जाएगा, तो इसीलिए आपका हो जाएगा हैंस। ठीक है, इसी प्रकार हैंस लिखकर एंगल APB जो है कितने डिग्री आ गया जी, 60 डिग्री का आ गया, 60 डिग्री। तो ये मेरा एक आंसर मैंने पता कर लिया है जी। ठीक है, ये आ गया आपका। अब हमसे ये पूछा है कि अगला सवाल है व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल APB, ट्राइंगल APB पे नजर मारो। APB ये जो ट्राइंगल है ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है? देखिए इसमें ये एंगल कितने डिग्री का है, लिख लेता हूं मैं। ट्राइंगल कौन सा है जी, ट्राइंगल है ये APB। इसके अंदर हमें एक एंगल पता चल गया जो कि है एंगल P, जो कि 60 डिग्री का है। और इसके अंदर जो दोनों साइड्स है ना, ये वाली, ये और ये दोनों टेंजेंट हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। और स्पर्श रेखाएं जो टेंजेंट बनती हैं किसी भी सर्कल से, वो तो इक्वल होती है। इसका मतलब ये साइड साइड के बराबर है। इसका मतलब AP और PB बराबर है। मैं लिख सकता हूँ AP बराबर है PB के। अब ये जब साइड बराबर होंगी किसी भी एक ट्राइंगल के अंदर, जब दो साइड बराबर होती हैं तो उनके सामने के एंगल बराबर होते हैं। तो इसका मतलब एंगल A और एंगल B भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर मैं ये भी कह सकता हूँ कि एंगल A बराबर होगा एंगल B के, कुछ भी मान सकते हैं आप। लेट सपोज इसको x डिग्री कंसिडर कर लो आप। अब आप इस ट्राइंगल के अंदर दोबारा से एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल P, तीनों ट्राइंगल के सम की बात करें तो एक ट्राइंगल के अंदर तीनों कोणों का योग, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो लिख दीजिए। अब इसको भी मैंने x माना, इसको भी x माना, तो ये भी x डिग्री, ये भी x डिग्री, क्योंकि बराबर है। ये आपका 60 डिग्री बराबर 180 हो जाएगा। x और x आपके 2x हो गए, प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। 2x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, 60 प्लस का है, उस साइड जाके ये माइनस का हो जाएगा। 180 डिग्री में से 60 डिग्री कम कर दूंगा, 120 डिग्री बचेगा जी। 120 यहाँ पे लिख दूंगा मैं। और फिर एंड में क्या कर दूंगा मैं, x की वैल्यू निकाल ली है तो ये 2 मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई वाली चीज उधर जाकर डिवाइड में चली जाएगी। 120 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 60 आएगा। तो x भी आपका कितना निकल के आ गया, 60 डिग्री निकल के आ गया। x क्या माना था हमने, एंगल A भी माना था, एंगल B भी माना था। तो इसका एंगल A जो है वो भी आपका 60 डिग्री आ गया, B जो है वो भी 60 डिग्री आ गया, और P तो 60 डिग्री आया ही था जो हमने पहले से निकाला था। तीनों एंगल 60 डिग्री के आ गए। और जब किसी भी एक ट्राइंगल के अंदर, एक त्रिभुज के अंदर उसके तीनों एंगल, सारे एंगल 60 डिग्री के आ जाए तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है, वो होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, जिसकी सारे ही एंगल बराबर होते हैं। तो ये ट्राइंगल कौन सा है, ये ट्राइंगल हम लिख देंगे, ये ट्राइंगल है जी कौन सा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये आप लिख देंगे इस तरीके से। आपके 2 नंबर पक्के हैं। तो स्टैंडर्ड मैथ है, थोड़ा सा तो लेंदी पेपर रहने वाला है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस ऐसी ही होनी चाहिए कि आप धुएं उड़ाते चले जाएं पेपर में। आइए अगला सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिया गया है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर के अंदर से। सिर्फ फॉर्मूलों का खेल है इस चैप्टर के अंदर। फॉर्मूले याद हैं तो आप महारथी हैं, वरना आप पीछे बैठ के ये बोलोगे आगे वाले से, यार सिर्फ फॉर्मूला बता दे बस, मैं आगे का मैं कर लूंगा। तो ऐसा ना हो पेपर में। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। एक राइट सर्कुलर कोन है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड वाला जो एरिया है वो दे रखा है। क्या दे रखा है जी,
कर्व्ड सरफेस एरिया, थोड़ा सा इधर से लिखता हूँ मैं, कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है जो कितना है जी 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दे रखा है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है इसका पाई आर एल, ठीक है, छोटा सा फॉर्मूला है पाई आर एल। तो ये पाई आर एल बराबर है 12320 के। पाई की वैल्यू क्या होती है जी 22/7 होती है। रेडियस दे रखी है क्या, हाँ जी दे रखी है। इफ द रेडियस, अगर इसकी रेडियस जो है बेस की आधार की 56 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो रेडियस दे रखी है यहाँ पर ये वाला पार्ट ये 56 सेंटीमीटर का अगर है तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं रेडियस की जगह 56। एल होती है इसकी तिरछी ऊंचाई, ठीक है, स्लैंट हाइट जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, ये वाला पार्ट जो एल लिखा हुआ है। तो ये हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, इसका यही लिखा रहे तो यही हमें निकालना है बेसिकली यहाँ पर, क्योंकि इसी की वैल्यू नहीं पता, बाकी सब हमें पता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। 7 से कट जाएगा 7 × 56, ठीक है जी। ऊपर अब यहाँ पर हमें 22 है, इंटू में 8 है, इंटू में एल है, और इधर यहाँ पर है हमारे पास 12320, ठीक है जी। अब ये एल इधर लिखा हुआ है, इधर हमारे पास 12320 है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है 8 और 22, तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ उधर जाके डिवाइड में हो जाएगी। तो इसके डिवाइड में आ जाएगा 8 और 22। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे इसको, देखिए 8 एकम 8, 12 को डिवाइड करेंगे 8 एकम 8, 4 बचेगा, वो 4 आगे 3 के आगे लगेगा तो 43 बन जाएगा 43। फिर हम करेंगे पहाड़ा पढ़ेंगे 8 पंजे 40, तो 43 में से 40 माइनस करोगे 3 बचे, 3 आगे इस पे लग जाएगा 2 में 32 बन जाएगा, तो 4 8 32। तो इस तरीके से 4 8 कह रहा हूँ 8 चौक 32, ठीक है 8 है ना नीचे, तो 8 चौक 32। इस तरीके से हमारा ये 1540 आ जाएगा 8 से काटने के बाद। अभी 22 से भी डिवाइड करना है दोबारा। अब 22 सत्ते 154 होते हैं, तो डायरेक्ट ही मैं काट दूंगा, तो ये 22 से जाएगा पूरे 7 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 और ये आगे का 0 आगे आ जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर। तो ये आ गई इसकी सेलेंट हाइट, टेढ़ी तिरछी ऊंचाई 70 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, फाइंड इट्स हाइट, इसकी ऊंचाई बतानी है बेसिकली हमको। ये h निकालना है, यहाँ से लेकर ये h। तो यहाँ पर आप अगर नज़र मारें तो ये बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसके अंदर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकता हूँ। कैसे, ये मेरा बेस है, ये मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है h है, और ये मेरा परपेंडिकुलर है। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर मैं इसकी बात करूँ, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर उसके हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के जोड़ के सम के, ये कहती है। अब यहाँ पर क्या क्या पता है, देखो हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर पता है, हमें यहाँ पर बेस पता है, हमें h निकालना है, ये तो हमें अच्छा हमें परपेंडिकुलर नहीं पता, h निकालना है बेसिकली हमें। तो हमें क्या निकालना है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप हाइपोटेनस के अंदर से, फिर मतलब ये सबसे बड़ी साइड है ये, इसके अंदर से ये नीचे वाली साइड बेस माइनस कर देंगे, ये आपने माइनस कर दिया, और फिर ये जो इसका स्क्वायर है ये उधर जाके बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो इन दोनों के ऊपर रूट इस तरीके से कुछ लग जाएगा। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज आपको क्या करना, डायरेक्ट ये करते जो मैं अब यहाँ पे करने जा रहा हूँ, आप डायरेक्ट ये करते कि आपको एल निकालना है। तो एल कैसे निकलेगा, हाइपोटेनस, ठीक है, एच निकालना है, सॉरी आपको एच निकालना ना हाइट। तो हाइट कैसे निकलेगी, हाइट निकलेगी एच, जो हाइपोटेनस है जो एल है बेसिकली, जो हमें निकाल चुके हैं एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है, बेस क्या है आर ही तो है ना, और इसका पूरे का अंडर रूट। तो आपको ये करना है, ठीक है, इसके बाद ये करना है। ये मैंने आपको समझाया कि ये क्यों कर रहा है, इसका रीज़न दे रहा हूँ मैं आपको ये। तो एच यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा, तो एल का स्क्वायर, एल कितना है भाई 70, तो 70 का स्क्वायर होता है आपका 4900, 749 मैंने डायरेक्ट कर दिया। आर कितना है आपका, कहाँ गया आर 56, ठीक है 56। तो 56 का भी आप यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर लिख दोगे, तो 56 का स्क्वायर आप कर लेंगे यहाँ पे 6 × 36। देखिए कैसे करेंगे, 6 × 36 31 36 आएगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक मैंने लगा दी माइंड में, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। इसका अब यहाँ पे वो करना है अंडर रूट, माइनस भी करना है, तो माइनस करेंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पे आपका जाएगा 4, 9 में से 3 गया 6, और फिर यहाँ पे कितना रह जाएगा, यहाँ पे आपका 8 रह जाएगा, 8 में से 1 गया 7, और 4 में से 3 गया 1, 1764 का आपको निकालना है रूट। तो 1764 का रूट कैसे निकालेंगे, लास्ट में 4 आ रहा है, तो 4 कब आएगा, 4 आता है अब जब 2 दूनी 4 होता, या 4 चौक 16, 8 2 64, या फिर 8 होता, ठीक है। इसको मैं छोड़ दूंगा, इससे एक कम मैं देख लूंगा, इससे एक कम कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है जो कि 16 है, जो किसका है 4 का, 4 चौक 16 होता है, तो या तो 48 होगा इसका आंसर या 42 होगा। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ 1764 1600 के ज़्यादा करीब है,
तो इसका मतलब 40 का 1600 होता है, तो ज़्यादा करीब होने की वजह से फिर ये 42 होगा। तो इसका आंसर मैंने एस्टिमेट कर लिया भैया, यही सही आंसर होगा। हाइट आपकी निकल के आ गई 42 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लगाई हैं, जो मैंने अलग से शॉर्ट ट्रिक डालते रहता हूँ चैनल के ऊपर, वही मैंने यहाँ पे यूज़ करी है स्क्वायर निकालने में और फिर यहाँ पे रूट निकालने में, दोनों जगह। तो एच हमारा निकल के आ गया 42, तो इसकी हाइट निकल के आ गई 42 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये 42 सेंटीमीटर का है इसके अंदर। तो ये सवाल आप पूरा करेंगे ऐसे जब आपको मिलेंगे 2 नंबर, 1 नंबर आपको ये एल पता करने का, अगर 1 नंबर आपको एच पता करने का। अगर आपने सिर्फ एल भी पता कर दिया, आप ये नहीं निकाल पाए, तो भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। पूरा कर देंगे तो फिर बहुत अच्छी बात है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपका है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के अंदर से, जो कि सवाल है, देखते क्या है। मिसेस गर्ग रिकॉर्डेड द मार्क ऑब्टेन बाय हर स्टूडेंट इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर एक टेबल बनाई गई है, उसके अंदर उनके स्टूडेंट्स जो हैं उनको कितने कितने नंबर उन्होंने दिए हैं उसकी उन्होंने टेबल बनाई है कि 0 से 20 तक के 5 बच्चे ऐसे हैं जिनको 0 से 20 के बीच में नंबर मिले हैं, 10 बच्चे ऐसे हैं जिनको 20 से 40 के बीच में मार्क्स मिले हैं। इस तरीके से मार्क्स की टेबल है ये। शी कैलकुलेटेड द मॉडल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास एस 45। उन्होंने मॉडल मार्क्स निकाले, मतलब बेसिकली मोड निकाल रखा है ऑलरेडी उन्होंने मैडम जी ने का, ठीक है। तो मोड निकाल रखा है ऑलरेडी, मोड कितना निकाला है 45, ठीक है जी। अब 45 मोड निकाला है, तो इस हिसाब से मॉडल क्लास क्या होगी जी, 45 कहाँ आएगा, इसके बीच में आएगा, ठीक है। 40 और 60 के बीच में ही तो होगा ना, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी मॉडल क्लास, ठीक है। जिसके बीच में मोड आए वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। ये मैंने लिख दिया मॉडल क्लास। इसका ये जो है आपका ये हो जाएगी, इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी। मॉडल क्लास में जो सेम होता है वो होता है आपका क्या F1, एक पीछे वाला आपका होता है F0 और एक आगे वाला आपका होता है F2। इस तरीके से मुझे F1, F0, F2 ये सब चीज़ें भी मिल गई हैं। निकालना क्या है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। जो यहाँ पर ये कुछ भी नहीं दे रखा, गायब दे रखा है, ये हमें को निकालनी है, तो बेसिकली हमको F1 निकालना है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है जी। सब वैल्यू पता है। आइए अब मोड का फॉर्मूला लिख लो। मोड का फॉर्मूला क्या होता है भैया, मोड का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, जो कि होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर आपका होगा F1 माइनस F0 और अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और फिर इनटू एच। एच क्या होता है, हाइट ऑफ द क्लास, मतलब क्लास का साइज, बेसिकली साइज ऑफ क्लास, जो कि यहाँ पर है 20। कितने कितने का इसमें गैप है, ठीक है, 20 गैप चल रहा है ना, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, तो 20 का 20 का गैप चल रहा है साइज। तो एल हमारा, एच हमारा हो जाएगा 20। अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा। तो एल होती है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जो कि हमारे पास यहाँ पे 40 है, तो 40। अच्छा ये पूरा किसके बराबर है, ये पूरा 45 के बराबर है, ठीक है, ऑलरेडी हमें दे रखा है 45। अब देखिए 40 प्लस सारी वैल्यूज में पुट करूंगा यहाँ पर 1 बाय 1 F1 की वैल्यू कितनी है जी, नहीं पता, निकालना है, तो F1 का F1 रहने देंगे, माइनस F0 तो पता है ना, हाँ जी पता है 10 है, 10 लिख दिया मैंने। अब 2F1 माइनस का 10 माइनस F2 कितना है जी 6 है, यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया, और इनटू में साइज ऑफ द क्लास, तो क्लास इंटरवल का साइज कितना है जी 20, यहाँ पर मैंने 20 लिख दिया। ये हमारा कुछ सवाल इस तरीके से हो गया। थोड़ा सा इसको ऊपर उठाता हूँ मैं अब, ठीक है, तो टेबल गायब हो चुकी होगी आपकी स्क्रीन से, अब सवाल आपको दिख रहा होगा, यह आ गया, ठीक है जी। सवाल से बेसिकली हमें मतलब है सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हमें पुट कर देनी है। इस पूरे के बराबर में 45 भी चल रहा है। अब ये 40 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का 40 हो जाएगा, तो यहाँ से इस 40 को अब मैं हटाता हूँ और इधर जाके माइनस का 40 हो जाएगा। जब 45 में से 40 माइनस होगा तो कितने बचेंगे, 5 ही तो बचेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको भी मिटा के डायरेक्ट ही 5 लिख देता हूँ। आपकी चीज़ें एक एक स्टेप में अलग अलग लिखना है प्रॉपर, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। अब यहाँ पे और क्या कर सकता हूँ, और मैं कर सकता हूँ, ये 20 भी तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसको डिवाइड में भेज दूंगा। तो यहाँ से इस 20 को भी मैंने हटाया, ये 20 जो है 20 यहाँ से उड़ा के मैं इसके डिवाइड में ले आया, ठीक है। यहाँ से इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई वाली चीज़ इक्वल के इधर आके डिवाइड में चली गई। डिवाइड में चली गई तो 5 कम 5, 5 चौक 20, तो 1/4 रह गया। ये देखा सवाल के अंदर छोटा होता चला जा रहा है। तो बेसिकली अब इसके बारे में सिर्फ 1/4 बचा है। अब क्या कर सकता हूँ मैं, अब कुछ नहीं कर सकता तो क्लोज मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, ठीक है जी, कर दी। अब यहाँ पे F1 माइनस 10 की होगी 4 में, तो 4 से मल्टीप्लाई होगी किसकी, F1 माइनस 10 की, और इधर इसकी किससे होगी 1 से, तो ये यही रहेगा, मतलब 2F1। अच्छा माइनस माइनस प्लस, 10 और 6 16 हो जाएंगे, तो माइनस का 16 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई कर दो तो 4 की इससे हो जाएगी 4F हो जाएगा, 4 की 10 में होगी 40 हो जाएगा, माइनस का 2F माइनस का 60 है ये। आगे मैं क्या कर सकता हूँ, 4F इधर है, ये वाला 2F भी इधर ले आओ, तो इधर हमारे पास 4F था, माइनस का 10 था,
या 10, एक काम करो देखो 2f इधर ले आता हूँ मैं, तो माइनस का 2f हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2f। अब इसी तरीके से इधर माइनस का 16 है, ये जो माइनस का 40 था उसको मैं उधर ले गया तो प्लस का 40 हो जाएगा, ये हो गया प्लस का 40। इस तरीके से इसको मैंने आगे बढ़ा दिया। अब यहाँ पर मैं देखूँगा क्या, अब 4f में से 2f माइनस करूंगा तो 2f बचेंगे, और 40 में से 16 माइनस कर दूंगा तो कितने बचेंगे जी आपके, तो आपके कितने बच जाएंगे 24 कितने 24 कह रहा हूँ, हाँ 24 तो बचेंगे 24। अब इससे ये काट देंगे तो f हमारा कितना निकल के आ जाएगा, f हमारा 12 निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से f की वैल्यू निकल के आ गई 12। मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो थी आप लिख देंगे लास्ट में कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी, जो लापता फ्रीक्वेंसी थी वो क्या है जी, वो आपकी 12 है। इस तरीके से लास्ट में आप प्रॉपर लिखेंगे। तो इस तरीके से पूरा सवाल आपका ये हो गया। अब इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आप एक साथ इसको देख पाए। ये हो गया छोटा, ठीक है जी। अब यहाँ पे सब कुछ दिख रहा होगा आपको, बहुत सारी स्टेप्स इसके अंदर फॉलो करने पड़ गई हमें। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आइए बढ़ते हैं सेक्शन ए के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर है आ गया, ये लिया गया है आपका इक्वेशन वाले चैप्टर के अंदर से, ये ठीक है। पढ़ते हैं सवाल, एज वाला सवाल है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम। इफ ऋतु वर यंगर, अगर ऋतु छोटी होती, कितनी छोटी होती, बाय 5 ईयर्स, 5 साल से। इफ ऋतु वर यंगर बाय 5 ईयर्स देन व्हाट शी रियली इज, मतलब अभी वो जितने साल की है ऋतु, अगर वो उससे 5 साल छोटी होती, ठीक है, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन द 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज। कुछ भी समझ में नहीं आया आपको, मुझे पता है, ठीक है। देखो क्या करना है, ऐसे सवालों के अंदर आपको पढ़ना है, पता करना है कि क्या निकालना है, व्हाट इज हर प्रेजेंट एज। बस जो निकालना है ना उसी को मान लो, जी हाँ, जो निकालना है उसको मान लो। हमें क्या निकालना है, उसकी प्रेजेंट एज, उसकी वर्तमान आयु निकालनी है, तो प्रेजेंट एज मान लो। तो हम मान लेंगे लेट, ठीक है, हमने माना लेट द प्रेजेंट एज, माना कि ऋतु की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज ऑफ ऋतु, ऋतु की वर्तमान आयु जो है वो x ईयर्स की है, x साल की ऋतु अभी है, ठीक है। अब 5 साल बाद पहले की बात हो रही है, ठीक है, जवान मतलब पहले की, तो 5 साल पहले जो ऋतु की एज होगी, तो ऋतु एज, ठीक है, ऋतुज एज 5 साल पहले, ठीक है, 5 ईयर्स एगो। तो 5 साल पहले कितनी होगी जी, 5 साल कम कर दो, सिंपल सी बात है, कुछ भी इसमें कोई वो थोड़ी लगानी हो आपको, कुछ फिजिक्स वगैरह। 5 साल कम कर दिए 5 साल में। अब क्या है, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, अब इस वाली एज का स्क्वायर, ठीक है, 5 साल पहले वाली, तो x माइनस 5 का स्क्वायर जो है वो क्या है जी, हैव बीन 11 मोर, ये 11 ज़्यादा है, ये 11 ज़्यादा है, किस चीज़ से ज़्यादा है, 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज, उसकी एज के 5 गुने से। तो उसकी एज का 5 गुना, अभी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, x ईयर्स, 5 गुना कर दूंगा तो 5x ईयर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये 5x ईयर्स कर दिया, दोनों को बराबर में इक्वल लगा दिया। अब हमसे ये कह रहा है कि भैया ये वाली एज जो है इसकी, इसका जो स्क्वायर है वुड हैव बीन 11 मोर, 11 ज़्यादा है, ये 11 ज़्यादा है किससे, 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज, उसकी एज के 5 गुने से, ये 11 ज़्यादा है, ठीक है। और इक्वल हमें इनको बराबर करना है, तो मैं +11 किधर करूँ, इधर करूँ या इधर करूँ, इधर करूँ, इधर करूंगा तो ये तो ऑलरेडी 11 ज़्यादा है, अगर इधर ही +11 कर दिया तो ये फिर 22 ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने आपको बता रखा है, जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था ये वाले सवाल करवाए थे, कि जब भी ऐसा हो कि इतने साल ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, बराबर करने के लिए दूसरी साइड को ऐड करना पड़ता है। तो मैं इधर ऐड करूँगा प्लस का 11, क्यों करूँगा, क्योंकि भैया ये तो ऑलरेडी 11 ज़्यादा है, बराबर दिखाने के लिए मैं इधर भी +11 कर दूंगा। अब ये बराबर हो गया, अब ये इक्वेशन बन गई, समझ में आई बात, ऐसे करना, ठीक है। आइए अब आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर से फॉर्मूला खोल दो, तो वो कैसा होता है, वो होता है आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 × 5 × x, तो हो जाएगा बेसिकली 10x इज इक्वल टू 5x + 11 इधर लिखा हुआ है, इनको भी इधर ले आओ। तो इधर हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10x, इधर आके माइनस का 5x हो जाएगा, इधर आके माइनस का 11 हो जाएगा, 0 रह जाएगा। अब जो कट पीट सकता है उसको काट पीट दो, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर वाला और कोई नहीं, तो ये तो ऐसे लिख दूंगा मैं,
10x में से 5x, अच्छा दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस तो प्लस होती है, तो 10x और 5x कितने x हो गए जी? 15x हो गए। ये नंबर 25 प्लस का माइनस का 11, तो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा। तो 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 14 आ जाएगा प्लस का। इस तरीके से अब जाके इक्वेशन क्रिएट हुई। इक्वेशन क्रिएट हुई, रूट निकालना है, एक्स हमने माना है ऋतु की एज, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर उठा देता हूँ। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो क्या करना होता है, टुकड़े पता आपको स्टेप बता रखिए मैंने, बाहर वालों को टुकड़े 14 के टुकड़े करो, 14 एकम 14, ठीक है, 15 बन जाएगा उसी से। तो मैं क्या करूँगा, आप देखिए एक्स का स्क्वायर माइनस के 15x लगाने ना मुझे, तो माइनस का 14x ले लूँगा और माइनस का ही 1x ले लूँगा। इस तरीके से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपका ये बन जाएगा। अब यहाँ से x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन ले लो, x माइनस 14 आएगा। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लो, x माइनस 14 आएगा। इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ से x माइनस 14 एक ब्रैकेट बन गया, एक ब्रैकेट x माइनस 1 बन गया। दोनों को 0 के इक्वल रख के दोनों की अलग अलग वैल्यू निकाल लो। तो इस तरीके से x की एक वैल्यू आ जाएगी 14 और x की एक वैल्यू आ जाएगी 1। x हमने क्या माना था? x माना था हमने ऋतु की उम्र। अब ऋतु या तो 1 साल की है या ऋतु 14 साल की। अब आप मुझे बताइए कॉमेंट करके कि फटाफट से कि ऋतु कितने साल की होनी चाहिए, मतलब कौन सा आंसर इसका इन दोनों में से सही होगा। फटाफट कमेंट करके बता दो, ठीक है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर सही होगा ये वाला, कि ऋतु की जो एज है वो कितनी होगी? 14 साल की होगी। अब क्यों होगी? मैथ्स में हर एक क्यों का जवाब है क्यों होगी। अभी बताता हूँ क्यों होगी। अगर हम मान ले ऋतु 1 साल की है, अगर हम मान ले कि ऋतु 1 साल की है, अब यहाँ पर बात हो रही है 5 साल पहले ऋतु की एज इतनी थी। अब ऋतु अगर 1 साल की है तो 5 साल पहले कैसे, क्या पिछले जन्म में चली गई या पास्ट में चली गई? क्या हो गया ऋतु के साथ? ऐसा टाइम टेबल कर लिया क्या? अगर कोई लड़की 1 साल की है तो 5 साल पहले तो वो पैदा ही नहीं हुई होगी, ये भी तो हिसाब लगाओ, ठीक है। तो इसका मतलब 1 साल नहीं हो सकती एज जो है वो कितने साल है? वो 14 साल है। आप चाहे तो इसको रेक्टिफाई भी फिर बाद में कर सकते हैं, वो आप करते रहना। बेसिकली सवाल आपका आ गया, तो प्रेजेंट एज जो है आप लिख देंगे प्रेजेंट एज ऑफ ऋतु की अभी वर्तमान में जो आयु है वो कितने साल है? वो 14 साल है। अगर आपको रेक्टिफाई करना है कि आपने सही करा या नहीं करा, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब मुझसे पढ़ रहे हो तो कुछ तो एक्स्ट्रा मिलेगा ना आपको, तो यहाँ पे लॉजिक और रीजंस मिल रहे हैं और एक्स्ट्रा देखिए प्रूफ। ये एक्स्ट्रा मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखिए 14 साल से अगर हम 5 साल पहले जाएं तो 5 साल माइनस करो, कितने साल हो गए? 9 साल की ऋतु हुई। हमसे कहा गया था उसका स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 9 निम 81 होता है, ठीक है। इसका जो स्क्वायर है वो कितना है? वो 11 ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। किससे 11 ज़्यादा है? 5 टाइम्स हर एज, उसकी वर्तमान आयु से। तो वर्तमान आयु कितनी है? 14। 14 का 5 टाइम में करूँगा, 14 पंजे 70 होते हैं। 14 पंजे कितने होते हैं जी? 70 होते हैं। अब आप खुद देखो, क्या 81 70 से 11 ज़्यादा नहीं है ना? 11 तो ज़्यादा है। तो यस, आपने बिल्कुल सही आंसर करा है। तो इस तरीके से आपका लॉजिक भी क्लियर हो गया, प्रॉपर आपने रेक्टिफिकेशन भी कर लिया, सब कुछ हो गया, तो आपका आंसर 14 सही होगा, ठीक है जी। आइए, अच्छा इसी का एक और में भी है, ये रहा लंबा चौड़ा सा, ये वाला और है। अब ये वाला मैं चाहूँगा आप ट्राई करें। इतने सारे सवाल मैंने कराए तो एक तो आपका भी फर्ज बनता है करना। समझा मैं देता हूँ, मैं रास्ता दिखाऊंगा, टीचर हूँ, मार्गदर्शन करना मेरा काम है, रास्ता दिखाना, रास्ता दिखाता हूँ। यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले आप ये करेंगे ना, इसके अंदर जैसे कि आप कुछ नहीं कर सकते, अभी क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर ये सॉल्व करना है आपको बेसिकली। तो देखो ये आपका ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ वाला, ये आपका बी हो जाएगा, आपका ये सी हो जाएगा। तो ए बी सी मान लो और आप इसको करो फॉर्मूला लगा के, वो डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से, माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac जो होता है आपका, उसके थ्रू आप इसको करिए, तो आप उसके थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। फैक्टर मेथड से आप इसको नहीं कर पाएंगे, दिक्कत आएगी आपको। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा के इसको ट्राई करना। इस तरीके से सेक्शन ए हमने स्टैंडर्ड मैथ्स का कंप्लीट कर लिया है। मुझे तो नहीं लगा कि स्टैंडर्ड मैथ्स में कुछ बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब स्टैंडर्ड है तो बहुत अलग ही खतरनाक लेवल का कुछ होगा। सब कुछ बहुत सिंपल चल रहा है, बस थोड़ा सा लेंदी है, ये हम कह सकते हैं, थोड़ा सा लंबे हैं सवाल, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है जो बाहर से कुछ अलग नया हो गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ वही है जो आपकी बुक्स में है, एनसीईआरटी के अंदर है। तो इसीलिए आपसे ये होगा और मेरे से सीखोगे तो बिल्कुल ही होगा। इस तरह सेक्शन ए हमने कंप्लीट कर लिया है।
तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन बी, जिसके अंदर आपके 3-3 नंबर के आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस भी ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि नंबर ज्यादा आपको मिलेंगे, इसलिए ध्यान से समझिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है कि फॉलोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्ग जंप कॉम्पिटिशन इन विच 250 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड। एक लॉन्ग जंप का कॉम्पिटिशन हुआ, उसके अंदर 250 बच्चों ने भाग लिया, 250 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उस प्रतियोगिता के अंदर। फाइंड द मीडियन डिस्टेंस जंप बाय द स्टूडेंट। तो जितने भी स्टूडेंट्स जंप करी उनका मीडियन क्या होगा, बेसिकली हमको यहाँ पर मीडियन निकालना है। अब मीडियन का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है, आपको मीन, मीडियन, मोड तीनों के फॉर्मूले याद कर लो, क्योंकि इनका सवाल आएगा ही आएगा, मैथ बेसिक हो या मैथ स्टैंडर्ड, तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद होंगे सवाल भी सही होगा। तो हमें निकालना है मीडियन। अब मीडियन के लिए तो हमें CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। तो आइए पहले हम इस बार ग्राफ के अंदर, इसकी टेबल के अंदर से CF निकाल लेते हैं। तो CF निकालना बहुत आसान है, यहाँ पर मैं CF लिख दूंगा और इसी में टेबल को मैं आगे बढ़ा दूंगा। तो पहला नंबर हम एज इट इज लिखते हैं, फिर अगला वाला ऐड करके लिखते हैं। तो 40 मैंने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। अब इस 40 में ये 80 प्लस कर दूंगा तो 8 4 होते हैं 12, ये 120 हो जाएगा, ठीक है। फिर इस 120 में अगला ऐड कर दूंगा तो ये 6 और 2 8, ये 182 हो जाएगा। इसी तरीके से 182 में 38 ऐड करूंगा तो 8 और तो 10 का 0 हासिल लगाएगा, 8 3 11 12 का तो हासिल लगाएगा, ये 220 हो जाएगा। 220 में 30 ऐड करूंगा तो ये 250 250 हो जाएगा। और 250 स्टूडेंट ने ही पार्टिसिपेट किया था, तो हमारा n आ गया कितना, 250। तो n कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 250, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें क्या क्या चीजें गिवन है, मतलब इन सबके नाम हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, जब भी तो हम क्वेश्चन में इसमें फॉर्मूले में लगा पाएंगे। तो आइए लिखते हैं। तो L क्या होता है, अच्छा देखिए n निकालते हैं पहले। n तो हमारा निकल के आ गया, वैसे 250 हमें सवाल में भी दे रखा था 250, तो n जो है वो आपका है 250, ठीक है। अब हमें निकालना पड़ता है फॉर्मूले के लिए n/2, मतलब n का आधा, तो हम n/2 भी निकाल लेंगे। तो n/2 कितना आ जाएगा आपका, 250 का आधा मतलब 125, 125 आपका आ जाता है। अब हमें ये देखना होता है कि ये जो आपका n/2 है 125, ये कौन सी वाली उसके अंदर आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आएगा, मतलब किसके जस्ट बाद आएगा, ये हमें देखना है। तो अगर मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे नजर मारूं तो 125 जो ये हमारा होगा, ये किसके बाद होगा, ये 120 के जस्ट बाद होगा, है ना। 125 किसके बाद होगा, 120 जो ये CF है इसके जस्ट बाद वाली क्लास में, मतलब इस वाली क्लास के अंदर होगा। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। तो अब हमें मतलब है इस क्लास से, ठीक है, इस वाली मीडियन क्लास से। तो ये हमारी हो जाएगी मीडियन क्लास, ठीक है। कौन सी क्लास हो गई है, मीडियन क्लास हो गई है। अब इसके अंदर जो वैल्यूज है उनको हम नाम देते हैं। तो यहाँ पर हमें L होती है लोअर लिमिट ऑफ क्लास, जो क्लास हमने ली है। तो इस क्लास की लोअर लिमिट, मतलब यहाँ पर क्या है, 2 है, तो ये 2 जो है ये हमारा L हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास L निकल के आ गया, ठीक है। L इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 2 आ गया। और हमें क्या निकालना है, n/2 तो निकाल लिया। CF कौन सी लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, CF लेते हैं कौन सी, एक पहले वाली लेते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा आप। CF हम वाली लेंगे, CF उससे एक पहले वाली या एक ऊपर वाली लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाली क्या है, 120, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 120 हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, फ्रीक्वेंसी उसी की रहेगी, उसी क्लास की, मीडियन क्लास की, जो कि यहाँ पर 62 हमें दिख रही है। तो 62 ही आपका F हो जाएगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया। और H जो होता है वो आपका होता है गैप ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के बीच में कितना कितना गैप है, कितना कितना साइज है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, सिर्फ एक ही एक बढ़ रहा है, मतलब एक का ही गैप है। तो यहाँ पर आप माइनस करके भी वो गैप निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पर है ओनली 1। सबकी वैल्यूज पता चल गई। अब फॉर्मूले में रख दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो आइए फटाफट से रख देते हैं अब यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब मीडियन हमें निकालना है। तो L क्या है भाई, लोअर लिमिट कितनी थी जी हमारी, 2 थी, प्लस का प्लस लिखेंगे। n/2 कितना है जी, 125 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है जी, एक पहले वाली होती है जो कि 120 है, ये लिख दिया। अपॉन में फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, वही वाली होती है 62, ये लिख दिया मैंने। इनटू में H कितनी है हमारे पास, गैप कितना है, 1 का है, अच्छा 1 लिखना है ना यहाँ पे, तो 1 का है तो 1 लिख दिया मैंने। आगे बढ़ाऊंगा मैं, इसको सॉल्व करूंगा। 125 में से 120 माइनस करूंगा, कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया, अपॉन में 62, और मल्टीप्लाई बाय 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करके तो यही आएगा ना भाई, 5/62 है कम 5/62, सिंपल सा है, तो 1 से मल्टीप्लाई करके वही रहेगा। बस इतनी सी कैलकुलेशन बची है, इसको मैं आगे फर्दर सॉल्व करूंगा एलसीएम लेके। तो इनका एलसीएम में नीचे आपका 62 ही आ जाएगा। 62 दूनी आपके होते हैं 124, 124 और 5 कितने हो जाएंगे, 129, 129 हो गया यहाँ पर। अब आपको 129 को 62 से डिवाइड करना है, सिंपल सा। तो आपको पहाड़ा तो आता नहीं होगा, आप अलग से डिवाइड कर सकते हैं रफ वर्क के अंदर। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। तो डिवाइड अगर मैं एस्टिमेट लेके करूँगा तो भैया देखिए 6 दूनी 12, ठीक है, 62 दूनी होते हैं 124, तो 62 दूनी 124, 129 में से 124 माइनस होंगे तो 5 बचेगा। अब 5 जो है 62 से छोटा है, तो मैं पॉइंट लगा के एक 0 उतार लूंगा,
अब वो 5 50 बन गया, लेकिन अभी भी 62 से छोटा है 50, तो फिर मैं एक ना जाने की जीरो लगाऊंगा भैया, नहीं जाने की एक और जीरो लगा के एक और जीरो उतार लूंगा। अब वो 50 500 500 बन जाएगा। अब मैं 500 में 62 की टेबल पढ़ सकता हूँ, तो 6 8 48 480 के आसपास होता है, तो 62 जो है इसी की नियर बाय बैठेगा। तो इस तरीके से 2.08 समथिंग आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से मैंने 62 से इसको माइंड में ही डिवाइड कर दिया है। तो ये आपका आ गया मीडियन निकल के, ठीक है। क्या निकाल आते हैं हम? मीडियन निकाल रहे थे। तो इस तरीके से आपको निकालना है, 3 नंबर आपको मिल जाते हैं। एंड में लिखिएगा जरूर, आप क्या लिखिएगा? वही सेम चीज, मीडियन डिस्टेंस जम्प्ड बाय द स्टूडेंट इज इक्वल टू 2.08, ठीक है। जो भी है मीटर में हो रहा है ना, ये कितने, अच्छा मीटर में देखा तो मीटर भी लगा देंगे आप, ठीक है। 2.80 मीटर के मीडियन जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर, 2.08 मीटर में इतनी लंबी छलांग लगाई गई है बीच का, अगर आप एस्टिमेशन ले तो। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 3 नंबर पक्के आपके। आगे बढ़ जाते हैं बिना रुके। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। हमें स्पर्श रेखाओं का एक युग्म, एक जोड़ा बनाना है टू अ सर्कल, एक सर्कल से होती हुई जो गुजर रही हो। सर्कल कितना हो? रेडियस 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल हो। तो 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल, एक वृत्त आप बना लेंगे। तो आइए यहाँ पर मैं भी आपके लिए एक वृत्त, एक सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपका आ गया वृत्त, ठीक है। इसको आप मान लीजिए कि ये जो आपके पास सर्कल है ये कितना है? ये आपका है 4 सेंटीमीटर रेडियस का। तो इसकी रेडियस भी बना लेता हूं मैं। तो यहाँ पर एक रेडियस में यहाँ से इसके सेंटर से, केंद्र से ये मैंने बना ली, ठीक है। ये आ गई रेडियस। कितने सेंटीमीटर की है जी? ये है आपकी 4 सेंटीमीटर, ये मैंने 4 cm लिख दिया। आगे हमसे कहा गया है विच आर इंक्लाइंड, मतलब जो दो स्पर्श रेखाएं बनेंगी वो एक दूसरे पर इस तरीके से इंक्लाइंड हो, इस तरीके से जुड़ी हुई हो, पड़ी हुई हो टू ईच अदर, एक दूसरे पर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब यहाँ से जो मैं बनाऊंगा इस तरीके से टेंजेंट्स जो यहाँ पर इंक्लाइन करेंगी, इस जगह पर, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। जो दोनों इंक्लाइन करें उस जगह पर 60 डिग्री का एंगल कोण बने। अब कैसे बना सकता हूं मैं 60 डिग्री का? यहाँ पर देखिए, ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कई बार आपको मैंने बता रखी है कि ये जो टेंजेंट होती है ना, ये रेडियस से जब यहाँ से बनती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। अब लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर से एक टेंजेंट बनाऊंगा इस तरीके से, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और इधर भी मैं एक रेडियस बनाऊंगा, यहाँ से भी एक टेंजेंट बनाऊंगा तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और यहाँ पर एक चतुर्भुज बन जाएगा, एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, इस तरीके से बन जाएगा। अब इस क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। हमें पता है टेंजेंट जो है रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 10 बार पढ़ रखा है हमने ये बात, ठीक है। अब ये और ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर, एक चतुर्भुज के अंदर जो चारों एंगल होते हैं उसके, उनका सम कितना होता है? चारों एंगल, मतलब इसका भी जोड़, इसका भी जोड़, और इन दोनों का, इन सबका जो जोड़ होता है वो 360 डिग्री होता है। ये बात आपने बहुत सालों से पहले से पढ़ी है, 8वीं 9वीं क्लास में पता चल जाती है ये बात। अब इसका 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 इन चारों का जो सम बैठेगा वो 360 डिग्री बैठेगा। इसके अंदर से मैं 90 है और 90 है, मतलब 180 डिग्री माइनस कर दूं, 180 डिग्री माइनस कर दूं तो कितना बचेगा? 180 डिग्री बचेगा। अब इसका मतलब ये है कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल 180 डिग्री के हैं, ठीक है। इन दोनों का योग, इन दोनों का सम 180 डिग्री है। हमें ये भी पता है कि यहाँ पर हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है ना, ये तो कहा है हमसे। इसका मतलब अगर मैं 180 में से 60 भी माइनस करूंगा तो 120 डिग्री आएगा, जो कि ये एंगल होगा। तो ये हम पहुंच गए नतीजे पे, निष्कर्ष पे, कंक्लूजन क्या, कि अगर हम यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बना दें इस जगह पर, अगर हम यहाँ 120 डिग्री का एंगल बना दें तो यहाँ पर फिर ऑटोमेटिकली बैठी हुई नहीं, मतलब ऑटोमेटिकली खुद से ही 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि यहाँ 120 बनाते ही ये दोनों तो 90 ही बनेंगे, टेंजेंट रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ये 90 ही बनेगा हर हाल में, ये 90 ही बनेगा। ये 120 अगर हम बना दें तो भैया ये वाला खुद ब खुद 60 डिग्री का बनेगा, और यही हमको करना है। तो आइए करते हैं। ये मैंने आपको रफली समझाया अभी कि कैसे हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, रास्ता दिखा दिया, अब मैं आपको लेकर भी जाऊंगा, ठीक है। आइए आप शुरू से अब इसको फेयर करते हैं, ठीक है। ये हमने रफली करा था सब कुछ, तो इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी सब के। तो इतना सवाल था कि एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का हमारा एक सर्कल था। आइए बनाते हैं इसकी टेंजेंट, ठीक है। तो एक रेडियस इधर बनाइए, एक ही रेडियस, अच्छा उधर। अब यहाँ पर मुझे बनाना है 120 डिग्री का एंगल, 120 डिग्री का कोण। तो कैसे बना सकता हूँ मैं? आप कंपास की हेल्प से भी बना सकते हैं, या आप डी प्रोटेक्टर जिसको आप बोलते हैं वो भी ले आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। कंपास से आप बनाओगे तो थोड़ी गलती हो सकती है आपसे। अब एग्जाम में क्या पता आपने किससे बनाया है, उससे तो कॉपी चेक करने से मतलब है सही बनना चाहिए, तो आप प्रोटेक्टर का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये बात किसी और को मत बता देना, चुपचाप से बना के आ जाना बस। कहाँ गया भाई? ये तो केमिस्ट्री है, फिजिक्स, मैथ, डिसिप्लिन टूल, मैथ्स,
हाँ ये आ गया। तो मैं यहाँ पे प्रोटेक्टर ले लेता हूँ, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये रहा प्रोटेक्टर। तो इसको पहले हम कैसे बनाते हैं एंगल, एंगल बनाने का तरीका ये है कि पहले आप इसकी जो बिल्कुल ये सेंटर पॉइंट है प्रोटेक्टर का, थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूँगा मैं आपको। तो ये जो इसका सेंटर पॉइंट है ये हम अपने केंद्र बिंदु के ऊपर बिठाएंगे, इस तरीके से मैंने बिठा दिया, ठीक है। इसको ऊपर नीचे करके देख लेंगे आप, ताकि बिल्कुल ठीक तरीके से ये फिट आपका आ जाए। तो ये बिल्कुल लाइन के ऊपर मैं यहाँ पर रखूँगा। इस चीज़ में आपको टाइम लगाना है थोड़ा सा, ताकि आपसे इधर उधर पॉइंट ना खिसकें और एंगल गड़बड़ ना हो जाए। ये मैंने यहाँ पर बिठा दिया लाइन में, ठीक है। 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो वो 120 डिग्री का, तो इधर लाइन है, तो इधर से मैं शुरू करूँगा, ठीक है। ये एंगल अब मैं इधर शुरू करूँगा, ये वाला नहीं, अच्छा ये वाला होगा इधर से, ठीक है, ब्लैक वाला। तो यहाँ से एंगल स्टार्ट होगा आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 120, ये रहा 120 डिग्री का। यहाँ पर आएगा आपका ये रहा 120 डिग्री, ठीक है। तो इस जगह पर आएगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आएगा ना, तो यहाँ पर इस जगह पर इसके ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, एक पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। इसको मैं साइड कर देता हूँ अब। तो इस पॉइंट को मुझे इस पॉइंट से आप मिला देना है, मेरा 120 डिग्री का एंगल बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर से इसके सेंटर से केंद्र बिंदु से मैं इस लाइन को यहाँ तक मिला दूंगा। वैसे यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी चलो चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे तो यहाँ तक से मतलब है सिर्फ, क्योंकि यहाँ से टेंजेंट बनेगी मेरी बेसिकली। फिलहाल मैं इस लाइन को यहाँ तक ले जाता हूँ, ताकि हमारा एंगल जो है वो ठीक तरीके से हमें दिखाई दे। ये हमने बना, अरे बल्ब कहाँ से आ गया भाई, ये बल्ब कहाँ से आ गया, चलो इसको भी हटा दो यहाँ से, केमिस्ट्री खुली थी ना भी, उसमें से आ गया भाई। चलो तो यहाँ पर ये एंगल अब हमारा बन गया कितने डिग्री का, 120 डिग्री का, सिंपल एज दैट। अब ये 90 बनाना है, ये 90 बनाना है, दोनों को मिलाना है खुद ही खुद ऑटोमेटिकली, ठीक है। 60 डिग्री का बन जाएगा वो। तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना। तो यहाँ पर मैंने रखा पॉइंट, ठीक है, लाइन पे रखी लाइन, अरे कट गया, आ गया फिर से। इसको थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूँ, ये सेट हो गया। कितने डिग्री का एंगल जी, 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री समवेयर अराउंड ये रहा, यहाँ पर 90 डिग्री है, ये मैंने यहाँ पर हल्का सा एक कट मार दिया। सेम इसी तरीके से अब क्या करना है हमको, दूसरी जगह पर भी है, ठीक है। इसको ले आते हैं यहाँ पर, और यहाँ से भी मैं 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो इसको मैं ऐसे करके सीधा कर लूँगा, ये आ गया। और यहाँ से भी 90 डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है। तो इसकी जो लाइन है वो समवेयर अराउंड यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी। तो ये दोनों 90 डिग्री के एंगल बन गए। आइए इन लाइंस को मिला देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये लाइन ली, और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ आपके लिए टेंजेंट्स का। यहाँ पर से ये लाइन जाएगी इस पॉइंट पर, ठीक है, ये गई थोड़ी सी आगे तक ले गया मैं। और यहाँ से इस जगह से बनाया था ना हमने, इस पॉइंट से, सॉरी, इस केंद्र बिंदु से, मतलब केंद्र बिंदु नहीं, इस पॉइंट से ये लाइन में इससे पॉइंट से गुजारते हुए बनाऊंगा। तो ये आ गया। तो अब जो यहाँ मेरा एंगल बनाना दोस्तों, ये वाला, ये एंगल 60 डिग्री का होगा, ठीक है। ये हमारा बन गया, कुछ नहीं करना हमें, बस ये आपका 60 डिग्री का होगा, क्योंकि ये 90 बना, ये 90 बना। अब 90, ये हमारा 120, और ये वाला आप खुद ही आप जोड़ लोगे 60, तो पूरा आपका कितना हो जाएगा, पूरा आपका 360 हो जाएगा, ठीक है। आप इसका जब सम करेंगे, 9 9 18 और 2 20 और 6 26 और इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसको नाम दे दो सब चीज़ को। ये आपका सेंटर O हो गया, इस पॉइंट को आप A नाम दे दीजिए, इस पॉइंट को आप B नाम दे दीजिए, इस पॉइंट को आप C नाम दे दीजिए। और हमें क्या बताना था, एंगल जो 60 डिग्री का बने, तो आप लिख देंगे हैंस, या इस प्रकार, ठीक है। हमारा एंगल ACB जो है वो कितने डिग्री का है, वो 60 डिग्री का है, या रिक्वायर्ड एंगल। ये आपको इस सवाल के अंदर करना था। आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने ठीक बनाया। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये समवेयर अराउंड आपका देख सकते हैं आप, ये लाइन गई और ये लाइन गई, कितने डिग्री पर दिखा रहा है यहाँ पे, 60 डिग्री, है ना। तो ये आपका बिल्कुल सही बनेगा। तो इसी तरीके से आपको ये बेसिकली बनाकर आना है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखाया। तो ये आपकी सही फिगर है, ऐसा आप करके आते हैं तो आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे पूरे, ठीक है। सब कुछ लिख कर आना, लेकिन टेंजेंट क्या है, AC एंड BC जो है ये आपकी टेंजेंट है, विच इंक्लाइंड ऑन ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इस तरीके से आप चीज़ों को लिख के क्लैरिफाई भी करेंगे। मैंने आपको बताया तरीका, आप इसको पूरा करेंगे, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया। आइए अगला सवाल इसका देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि मीन मीडियन मोड, इनके सवाल आएंगे ही आएंगे, फॉर्मूले याद कर लेना भैया, फॉर्मूले आएंगे ही आपके ये। तो 3 नंबर आप क्यों नुकसान उठाए 3 नंबर का, इसीलिए फॉर्मूले याद करके जाना। सवाल आपके क्वेश्चन नंबर 9, द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शो द रन्स स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन इन वन डे क्रिकेट मैच। क्रिकेट का मैच हुआ, उसके अंदर रन बनाए हैं, कितने कितने रन बनाए, यहाँ पे लिखे हुए इतने इतने रन इतने इतने बैट्समैन ने बनाए हैं। क्या निकालना है हमको, फाइंड द मीन नंबर ऑफ रन्स। हमको रनों का मीन निकालना है, ठीक है, माध्य निकालना है। फॉर्मूला छोटा सा होता है, सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला
आगे मैं करूँगा। वैसे तो एक और तरीका होता है इसका, एज्यूम मीन मेथड। यहाँ पे हमसे कहा तो नहीं गया कि उस वाले से निकालो, तो हम क्यों निकालें, हम डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक है, ये निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि ये आपका क्या होता है जी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी एफ आई है। अब हमें मीन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई इंटू सिग्मा एफ आई। अच्छा, नीचे मैं इसको फॉर्मूले को ज़रा सही से लिख दूँ, यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये इसका फॉर्मूला होता है एफ आई। ठीक है जी, चलिए अब हमें क्या क्या चाहिए, देखिए हमें पहले चाहिए एक्स आई निकालते हैं। अब एक्स आई कैसे निकलता है, बहुत ही सिंपल है। जो आपका ये क्लास इंटरवल दे रखा है ना, इसका जो मीन होता है, मतलब क्लास इंटरवल को आपको जोड़ना है और उसका आधा करना है, आपका एक्स आई निकल जाएगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं आप, अपर लिमिट माइनस प्लस लोअर लिमिट, दोनों लिमिट को जोड़ के उनका 2, मतलब उनका डिवाइड बाय 2, उनका हाफ। तो इस तरीके से आपका एक्स आई निकलता है। तो निकालते हैं 40 प्लस 0 कितने होंगे, 40 होंगे। 40 का हाफ कितना होगा, 20। तो यहाँ पर एक्स आई इसका 20 आ जाएगा। 8 और 4 12, 120 का आधा 60 हो जाएगा। 120 और 80 200, 200 का आधा 100 हो जाएगा। अब ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ से नोटिस कर लिया कि कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है, गैप चल रहा है 40 का। तो हम 40 ऐड करते चले जाएंगे। बीच में 40 जुड़े 60 होगा, 60 में 40 जुड़े 100 होगा, 100 में 40 जुड़ेंगे 140 हो जाएगा, और 140 में 140 जुड़ेंगे दोबारा से 180 180 हो जाएगा। ठीक है, जो कि वही का वही आएगा। ठीक है, चलिए अब हमें क्या निकालना है, अब निकालना है एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई, इनकी गुणा, इसकी और इसकी गुणा, इसकी और इसकी गुणा यहाँ लिख दो, इसकी इसकी गुणा यहाँ लिख दो, बहुत सिंपल है। तो 12 और 20, 12 दूनी 24, मतलब 240, 240 हो जाएगी। इसी तरीके से 6 दूनी 12 और दोनों के आगे एक एक जीरो, तो 1200 हो जाएगा। 35 की 100 से करेंगे तो 3500 हो जाएगा। 14 तियाँ 42 होते हैं, ये 4200 हो जाएगा। और इसकी आप कर लेंगे, मैनुअली कर लो मल्टीप्लाई, 0 का 0 लग गया, 18 के 54 का 4 हासिल लगा 5, 18 दूनी 36 और 5 41, तो 4140 ये हो गया। ठीक है, एक्स आई भी निकल गई, एफ आई एक्स आई भी निकल गई। अब हमें लगाना है सिग्मा, सिग्मा मतलब इनका सम, इनका योग। तो इस पूरे का आप कर लेंगे जोड़, इन सबको आपस में जोड़ के लिख दीजिए, मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये आपका आ जाएगा। यहाँ से निकल गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। आइए इनको जोड़ते हैं। तो आप तो ऐसे खड़ी टेबल बनाएंगे ना पेपर में, तो आप सम करना आपके लिए आसान होगा। मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 4000 और 4000 8000, 8000 और 3000 11000 और एक 12000। 12000 मेरे ये हो गए। अब मैं 100 वाले जोड़ लूँगा, तो 12000 में 12200, 12200 200 400 और 500 900, 12900 में जोड़ूंगा 200 तो 1100, मतलब 13100 हो जाएंगे। फिर 13100 में एक और जोड़ूंगा तो 13200, तो सब 100 वाले जोड़ूंगा 13200। अब जोड़ लो 10 वाले, तो 40 और 40 80, तो 13280। ये होती है मैनुअल कैलकुलेशन। ठीक है, बिना लिखे आप कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 13280 सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया। एफ आई एक्स आई का जोड़, इनका सिग्मा आ गया। सिग्मा एफ आई फ्रीक्वेंसी का भी टोटल करना है, तो आपको फ्रीक्वेंसी निकाल लेना है। तो फ्रीक्वेंसी का सम कर लेंगे आप। कहाँ है फ्रीक्वेंसी, अच्छा ये वाली ऊपर वाली है। आइए करते हैं। तो यहाँ पे 3 और 5 8 और 2 10, तो यहाँ पर आपका कलर चेंज कर लूँ, तो यहाँ पर आपका 10 का 0 और हासिल लगेगा 1 2 1 3 और 3 6 3 9 10 11 और एक 12, तो 120 आपका आ गया सिग्मा एफ आई। और ये आपका आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। लिख भी देता हूँ मैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई। बस अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख दो। सिग्मा एफ आई एक्स आई जो हमारा है 13280, ये मैंने ऊपर लिखा। सिग्मा एफ आई जो हमारा है 120, ये मैंने नीचे लिखा। अब सिंपल सी एक डिवाइड करनी है बस। आइए करते हैं। 0 से 0 खत्म कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है जी, उड़ गया। आओ 12 से इसको काट दो। अब 1328 को आपको डिवाइड करना है 12 से। काट देते हैं इसको फटाफट से। 12 एकम 12। ठीक है, 13 में से 12 का एक बचेगा, वो एक आगे चला जाएगा 12 में, तो दोबारा से हो जाएगा ये 12 एकम 12। ठीक है, इस तरीके से दोबारा से ये आपका हो जाएगा 12 एकम 12। अरे अच्छा, ठीक है। अब 12 एकम 12 पूरा पूरा कट गया। ठीक है, ख़त्म। अब यहाँ पर जब हम नीचे उतारेंगे नंबर कुछ है ही नहीं, तो ना जाने की 0। अब 8 उतर के आ जाएगा 8, लेकिन अभी भी 12 से छोटा है, तो फिर हम पॉइंट लगा के एक और 0 लगाएंगे 8 के आगे, भैया बन जाएगा 80। फिर हो जाएगा 12 6 72, 6 बार जाएगा। और फिर 80 में से 72 काटेंगे, फिर 8 बचेगा, फिर से 0 लगेगा तो वो 80 बन जाएगा। फिर 12 6 72, तो इस तरीके से 6 6 6 6 ये चलता रहेगा। तो इसलिए इसको हम रिपीट ना करने के लिए हम क्या कर देंगे, फिर हम एक बार 6 लिख कर फिर हम आगे लिख देंगे 7। तो ये आपका आ जाएगा मीन निकल के। तो आप नीचे लास्ट में बिल्कुल लिख देंगे, क्या लिख देंगे, वही ना, मीन नंबर ऑफ रन्स। ठीक है, ये आप लिखेंगे बिल्कुल मीन नंबर ऑफ रन्स। ठीक है, रन का माध्य क्या है आपका 110.67। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर, अच्छा पीछे आ गए 8 9 अब 10। 10वां सवाल है आपका, 2 वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स
ये आपका आ गया ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से। आइए इसको समझते हैं करते। तो हमसे कहा गया दो वर्टिकल सीधे खड़े खड़े दो खंबे हैं, अलग अलग हाइट है उनकी। आइए बना लेते हैं। तो लेट्स सपोज ये एक खंबा मैं बनाता हूँ थोड़ा सा आगे चल के। ये मैंने एक खंबा बनाया, इसको मैंने खंबा नंबर 1 नाम दे दिया, और एक और छोटा खंबा बनाया मैंने इधर से, ये आपका खंबा नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये दो खंबे हमने बना लिए हैं। आर स्टैंडिंग खड़े हुए हैं 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से 20 मीटर दूर। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में ग्राउंड लेवल पे जो ये डिफरेंस है, डिस्टेंस है, कितना है जी 20 मीटर का है। ये मैंने लिख दिया। अब हमसे कहा गया है कि ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, पहले पोल के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसका, फुट ऑफ द सेकंड पोल, दूसरे वाले फुट का, उसका पोल का फुट। तो यहां से यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हाउ मच डिग्री, 60 डिग्री का। ये हमसे कहा गया है 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड पोल, टॉप ऑफ द सेकंड पोल, दूसरे वाले पोल के टॉप से पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट पोल, पहले वाले पोल के फुट से यहाँ पर भी एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितने डिग्री का जी, 30 डिग्री का। ये मैंने बना दिया। ठीक है, 30 डिग्री। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द पोल्स, इन दोनों खंभों की जो ऊंचाई हाइट है उसका डिफरेंस क्या होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। इसकी हाइट निकाल लो, इसकी हाइट निकाल लो, और दोनों को आपस में माइनस कर दो, डिफरेंस पता चल जाएगा। सिंपल है। तो आइए इसकी हाइट को आप, बड़ा खंबा है तो बड़े एच से डिनोट कर लो, और ये छोटा खंबा है तो इसकी हाइट को आप छोटे एच से डिनोट कर दो। लेट द हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल या बिगेस्ट पोल, ठीक है, लॉन्गेस्ट पोल जो लंबा वाला है, लॉन्गर पोल इज कैपिटल एच, एंड हाइट ऑफ द स्मॉल पोल या दूसरा सेकंड पोल, अदर पोल इज स्मॉल एच। इस तरीके से कैपिटल एच स्मॉल एच दोनों की हाइट आपने मान लीजिए। लिखना है आपको ये, जब भी मिलेंगे पूरे नंबर तो मैं आपको डायरेक्ट करवा देता हूँ। अब देखिए पहले बड़े वाले की निकाल रहा हूँ। तो बड़े वाले का ट्राइंगल बनेगा, नाम दे देते हैं इसके पॉइंट्स को। ये पॉइंट हमारा ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, और इस पॉइंट को मैंने डी नाम दे दिया। तो लेट इन ट्राइंगल ए बी सी, बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर हमें क्या क्या निकालना है, हमें हाइट निकालनी है एच, और हमें बेस दे रखा है परपेंडिकुलर और बेस। पी और बी किस में होता है, टेन थीटा में होता है। तो सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है मोस्टली, तो टेन थीटा हम यूज़ करने वाले हैं क्योंकि उसके अंदर ही होता है पी अपॉन बी। टेन कितने डिग्री का है जी, ज़रा देखना है, यहाँ पे नजर मारना। इस ट्राइंगल के अंदर जो थीटा है हमारा वो है ये 60 डिग्री है। इधर से ये वाला मत लिख देना, गलती हो जाएगी। ये छोटे ट्राइंगल का है, बड़े ट्राइंगल पे नजर मारें तो ट्राइंगल ए बी सी के अंदर सी पे थीटा बन रहा है जो कि 60 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पर tan 60 डिग्री है आपका। परपेंडिकुलर इसका जो ये खड़ी हाइट है, यही तो होती है ना खड़ी हाइट परपेंडिकुलर, ये एच है, बड़ा एच, यही तो हाइट है पोल की, तो हमने कैपिटल एच से डिनोट करा है। और जो इसका बेस है वो कितना है जी, 20 मीटर का हमको दे रखा है। tan 60 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करनी पड़ेगी। ये चीज़ें ऐसी हैं जो मस्ट है, मतलब इनको अगर नहीं करा तो आप कर ही नहीं पाओगे पेपर। तो tan 60 की वैल्यू आपकी √3 होती है। यहाँ पर h है, यहाँ पर 20 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। h की यहाँ नीचे हो जाएगी तो नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो h का h रहेगा, 20 की √3 में हो जाएगी तो 20√3 मीटर। तो ये तो आपकी आ गई हाइट ऑफ द लॉन्गर पोल, जो ज़्यादा लंबा है बड़ा वाला या फर्स्ट वाला जिसको हमने माना है उसकी हाइट आ गई। अब छोटे वाले की निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब छोटा ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल बी सी डी। तो नाउ इन ट्राइंगल बी सी डी के अंदर भी देखिए वही हमें परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दे रखा है तो वही पी अपॉन बी, टेन थीटा, कुछ और नहीं लगाना। तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। अब टेन कितने डिग्री का है, छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर 30 डिग्री का है। परपेंडिकुलर क्या है जी, हाइट है पोल की, छोटे वाले की एच छोटा है जिसको हमने माना है तो छोटा एच लिखा, बेस तो वही 20 मीटर है दोनों का। अब टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है जी, 1/√3 होती है। यहाँ पर इक्वल में एच अपॉन में 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इस तरीके से, तो h की हो जाएगी √3 में तो ये √3h हो जाएगा, 20 की हो जाएगी 1 में तो ये 20 कम 20 हो जाएगा। यहाँ से h निकल के आ जाएगा आपका, ये जो √3 मल्टीप्लाई में है ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 20 डिवाइडेड बाय √3 मतलब √3 डिवाइड में आ गया। तो इस तरीके से ये आपकी निकल के आ गई दूसरे वाले पोल की हाइट। क्या निकालना है, फाइंड द डिफरेंस, उन दोनों की हाइट का डिफरेंस निकालना है। तो आइए अब डिफरेंस निकाल देते हैं। तो फटाफट से अब यहाँ पर हम निकाल देंगे डिफरेंस ऑफ द हाइट। ठीक है, डिफरेंस ये आपका आ जाएगा। डिफरेंस क्या, बड़े वाले पोल में से छोटे वाले पोल की हाइट माइनस कर दो। तो बड़े पोल की कितनी थी, 20√3, तो 20√3 में से मैं माइनस कर दूंगा कितना, 20 अपॉन √3।
इस तरीके से ये हो जाएगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 कंसीडर कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो √3 एकम √3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 √3 की √3 में होगी, तो 20 √3 की √3 में होगी। जब किसी भी सेम √3 वाले नंबर की आपस में मल्टीप्लाई होती है तो उनका रूट हट जाता है। तो 20 तो यहाँ पर ऑलरेडी है मल्टीप्लाई में, और √3 की √3 में होगी तो सिर्फ 3 रह जाएगा, तो 20 की मल्टीप्लाई सिर्फ 3 में होगी तो 20 3 60 ये हो जाएगा। ठीक है, 60 माइनस का माइनस 21 20, तो यहाँ पर ये आपका आ गया। इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, अब 40 60 में से 20 जाएंगे तो 40 बचेंगे, 40 √3 आपका आंसर है। हमसे आगे कहा गया है कि √3 को रखो 1.73। ठीक है, 1.73 आपको √3 रखना है, तो यहाँ पर आप 40 के नीचे आपको रखना है 1.73। ठीक है, और भी हाँ इतना ही रखना है बस। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसको डिवाइड कर लो, अगर आप कर सकते हो तो पॉइंट हटा दो, पॉइंट के बाद दो अदद है, मतलब 2 यहाँ पर संख्या है, तो यहाँ पर आप 2 0 आगे लगा देंगे, तो ये आपका बन जाएगा 4000 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट, अच्छा से पॉइंट तो हट गया ना, अब 173 रह जाएगा। अब 173 से आप 4000 को डिवाइड कर दो, कर सकते हो तो। अगर मैं इसको 17 मान के डिवाइड करूँ, मतलब 170 मान के डिवाइड करूँ तो 40 से ऊपर तो 17 दूनी 34। ठीक है, 17 दूनी 34 हो जाएगा, फिर आपका बचेगा 17 3 51, 23 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा इसका। ठीक है, 23 पॉइंट समथिंग, 23 आचार्य जिसको आप बोलते हैं, इसको पॉइंट दशमलव जिसको आप बोलते हैं, 23 पॉइंट जो भी आपका होगा वैसे। ठीक है, आप इसको पूरा डिवाइड कर लेना, ये मैंने आपको करवा दिया है, और आंसर मुझे कमेंट करके बता देना। और जब अपनी नोटबुक में आप लिखो तो पूरा आंसर लिखना। ठीक है, नोट करना इस चीज़ को। बाकी इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा डियर सर ऑफिशियल के नाम से, उसको आप फॉलो कर लेना। वहाँ पर इसकी जो भी सॉल्व करवा रहा हूँ अभी तक सारे पेपर, पूरा सॉल्यूशन आपको इन पीडीएफ ये सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा, तो इसीलिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल ये काम चल रहा है। ठीक है, 2 सवाल आपके इसके हो गए। आइए अगले सवाल देखते हैं। अब पिछले सवाल के साथ सेक्शन बी भी पीछे छूट गया, क्योंकि अब स्टार्ट होने जा रहा है सेक्शन सी, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 4 नंबर के सवाल। एक सवाल करा 4 नंबर आपके, एक सवाल करा 4 नंबर आपके, तो बड़े बड़े मार्क्स दिलाएगा ये सेक्शन, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मार्किंग स्कीम को, आपके मार्क्स को अच्छा करने में, आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलाने में। आइए सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 है यहाँ पर, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडाई ऑफ अ स्फेरिकल शेल। एक स्फेरिकल, एक गोलाकार शेल है, खोखला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 रेडियस दी गई है, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो ऐसा कुछ ऐसी फिगर बनेगी। मैं आपको फिगर दिखा रहा हूं ताकि आप विजुलाइज कर पाए। तो यहाँ पर क्या होता है, इस खोखले सिलेंडर इसके अंदर, स्फेयर के अंदर ना, एक तो पूरी रेडियस होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरी बाहर तक की, जिसको हमने यहाँ पे बड़े आर से डिनोट किया है। एक छोटी होती है जो सिर्फ अंदर से अंदर रहती है, यहाँ से इसके सेंटर से अंदर तक, तो ये आपकी छोटी आर देख सकते हैं, इसी डॉटेड लाइन तक ये खत्म होगा। ये छोटी आर यहाँ से यहाँ तक बाहर तक ये आपकी बड़ी आर हो गई। तो इस तरीके से 2 आर दी गई हैं, जो कि कितने सेंटीमीटर है आपकी। ये छोटी वाली 3 सेंटीमीटर की है, ये बड़ी वाली 5 सेंटीमीटर की है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब अंदर से तो ये खोखला होगा, ठीक है, खाली होगा। इट इज मेल्टेड, ये पिघला दिया गया। ठीक है, इसको पिघलाया गया, मेल्ट किया गया, और रिकास्ट इनटू अ सॉलिड सिलेंडर, एक सिलेंडर बना दिया गया इसको पिघलाकर। तो इसको पिघलाकर एक सिलेंडर बना दिया गया है, इस तरह का एक सिलेंडर जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का इसका जो व्यास है पूरा 14 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूँ, आधा हो जाएगा 14 का, जो कि हो जाएगी कितनी, 7 हो जाएगी। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो इस वाले सिलेंडर की हाइट मतलब इसकी ऊंचाई, कितना ऊंचाई सिलेंडर बनेगा पिघलाकर अगर हम बनाएंगे, तो ये हमको बताना है। ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और इसी सिलेंडर का फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है, मतलब कर्व, छत और पेंदा ये सब मिला के। तो 2 सवाल है, 4 नंबर का, तो समझ जाओ। अगर आपने एच निकाल दिया तो 2 नंबर मिल गए, आपने टीएसए निकाल दिया टोटल सरफेस एरिया तो आपके 2 नंबर मिल गए, 4 नंबर आपको ऐसे मिलेंगे। आइए निकालते हैं। तो देखिए ये ट्रिक ध्यान रखिए, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जब भी आपको सवाल में दिख जाए ये वर्ड मेल्टेड, पिघलाया गया, या रिकास्ट इनटू अ सॉलिड, ठीक है, रिकास्ट कर दिया गया, जब भी कोई चीज़ पिघलाई जाएगी, कोई भी चीज़ हो, कुछ भी अगर वो पिघलाया जा रहा है तो उसका वॉल्यूम निकलेगा, आयतन निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा, वॉल्यूम। तो ध्यान रखना। तो यहाँ पर इस सवाल में वॉल्यूम ऑफ किसका, होलो सिलेंडर, सिलेंडर कह रहा हूँ, स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, इसको पिघलाकर क्या बनाया गया, एक सिलेंडर बनाया गया। तो जिसने लोहे से या जितने मेटल से ये बना होगा, इसको पिघलाकर ये बनाया गया है, तो उतने ही मेटल से ये बना होगा, सिलेंडर बना होगा। इसका मतलब जो मेटल इसमें लगा है वही मेटल इसमें लगा, जो वॉल्यूम इसका है वही वॉल्यूम इसका होगा, क्योंकि सेम मेटल से बनी हुई, जितने वॉल्यूम इसमें था, जितना लोहा या जिस भी चीज़ से बना था, जितना ये था ना, उसी को पिघलाकर ये बना दिया गया, तो उतना ही वॉल्यूम इसका भी होगा। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगा वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। बात समझ में आई।
तो इस तरीके से ऐसे सवालों में दोनों का वॉल्यूम बराबर हो जाता है, जिन दो शेप को पिघलाकर एक से दूसरी बनाई जाती है। ठीक है, इनका मैंने बराबर रख दिया। इनका फॉर्मूला लिख दो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर का क्यूब माइनस छोटी आर का क्यूब। ये होता है क्योंकि 2 आर होती है ना इसमें, तो बड़ी आर के क्यूब से छोटी आर का क्यूब माइनस करेंगे। ये आपका फॉर्मूला होता है होलो का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है आपका। ठीक है, इधर भी पाई है, इधर भी पाई है, पाई से पाई खत्म कर दिया आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कुछ तो खत्म नहीं हो सकता, तो आइए आगे बढ़ाते हैं सवाल को। 4/3 और यहाँ मल्टीप्लाई में अंदर आर का स्क्वायर, बड़ी आर कितनी है 5 का ऐसा स्क्वायर क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्यूब है भैया, ये तो पावर 3, तो पावर 3 मतलब क्यूब। तो 5 का क्यूब मतलब 5 पंजे 25 पंजे 125, तो 5 का क्यूब यहाँ पर आ जाएगा 125 माइनस छोटी आर का क्यूब जो कि 3 है, तो 3 3 9 3 27, 27 यहाँ पर आपका आ जाएगा। बराबर में यहाँ पर आर का स्क्वायर, ये कौन सी आर है, ये सिलेंडर वाली आर है। तो सिलेंडर की आर कितनी है भी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 14 था, डायमीटर का आधा होता है रेडियस त्रिज्या, तो 7 हो जाएगी। तो 7 का स्क्वायर बोले तो 49 इंटू में एच तो नहीं पता ना हमें, यही तो निकाल ली है, तो यहीं से एच निकल के आ जाएगी। इसको सॉल्व करो, देखो सिर्फ एच ही है जो एच आई जो यहाँ पे हमें निकालना है, बाकी सारे न्यूमेरिकल से नंबर से। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पर इस तरीके से इनका माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा आपका, ये 98 बचेगा। अब यहाँ पर हमें एच निकालना है। अब ये जो 49 था ये मल्टीप्लाई में है, तो जब भी मैंने आपको बता रखा है कि भैया मल्टीप्लाई वाली चीज़ जब बॉर्डर के दूसरे पार आती है तो कहाँ चली जाती है, नीचे डिवाइड में आ जाती है। तो ये यहाँ पर डिवाइड में नीचे उठ के आ गया और यहाँ से फिर मल्टीप्लाई भी खत्म हो गई। ठीक है जी, अब एच निकल जाएगा इसको सॉल्व करते ही। आइए कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या किससे काट सकते हैं, 7 से ये कट जाएगा, अरे मिटा क्यों दिया मैंने, 7 से ये कट जाएगा, 7 7 49 और 7 से ये भी कट जाएगा, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 चौक 28, 14 बार। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, पूरा कट गया 7 से। ऊपर बचा 14, ये 2 और 4, तो 3 चौक कितने होते हैं आपके 4 और 2 बचा, तो 4 और 2 कितने होते हैं आपके 8 होते हैं, और नीचे डिवाइड होता है 3, तो 8/3। तो h निकल के आ गया, मैं आगे लिख देता हूँ। इस पूरे को सॉल्व करके यहाँ से हमारा h निकल के आ गया 8/3 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गई आपकी हाइट ऑफ द सिलेंडर। आप प्रॉपर लिखेंगे हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 8/3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सवाल हो गया, 2 नंबर आपको मिल गए मेरे हिसाब से। ठीक है, अब क्या करना है आगे, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसी सिलेंडर का जो बना है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो आइए इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अब इमेज को, सिलेंडर भी हटा देता हूँ, बल्कि सब कुछ यहाँ से हटा देता हूँ। अब सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ TSA। ठीक है, TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है जी, होता है आपका 2πr, दोबारा से लिखता हूँ साफ से, 2πr r+h। ठीक है, r+h ये होता है आपका सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। आइए वैल्यू रखते हैं। तो 2 पाई बोले तो 22/7, रेडियस कितनी थी सिलेंडर की 7 ही थी, प्लस में 7 प्लस h जो हमने अब निकाली है कितनी 8/3 निकाली हमने, तो यहाँ पे आ जाएगा 8/3। आगे बढ़ जाएंगे, क्या क्या कट सकता है, 7 से ये 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 होते हैं, मल्टीप्लाई में यहाँ पर कर लो LCM, तो नीचे 3 आ जाएगा, 3 7 21 और 28 कितने जाएंगे आपके 29। ठीक है, 3 7 21 और 8 29 हो गए। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो ऊपर 44 की और इसकी ऊपर वाले की, जो भी मल्टीप्लाई आपकी आएगी, क्योंकि कट तो सकता नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आप अलग से फिर इसकी 29 और 44 की फटाफट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 नीम 36 का 6 हाथ से लगा 3, 4 दूनी 8 और 4 नीम दोबारा से 36 और 6 3 9 और 8 17 का 7 हाथ से लगा 1 47, यहाँ पर 7 आएगा, कितना बचेगा 4, 4 दूनी 8 4 12 1276 डिवाइडेड बाय 3 आप कर देंगे। तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे आप, तो कितना हो जाएगा, ये 3 चौक 12, पूरा कट गया, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15, 425 पॉइंट, 3 पंजे 15, 1 बचेगा, फिर 4 तियाँ 12, वो 3 तियाँ 9 हो जाएगा आपका, 1 बचेगा, 3 तियाँ 9, तो ये आपके आ जाएगी इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया निकल कर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो आप आराम से लिखेंगे हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो दोनों आंसर आपने कर लिए, 4 नंबर आपके पूरे के पूरे रखे हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, आइए इसका अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कौन सा है 12, प्रूफ करने का सवाल है। आप इन सवालों में ज्यादा घबराते हैं कि सर प्रूफ कैसे करें, हमको प्रूफ करने में दिक्कत होती है। तो मेरे दोस्तों आप सीख लो, देखो यहाँ सवाल है, प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट्स बनती हैं, 2 टेंजेंट बनेंगी तो मिलेंगी भी आपस में,
उनके बीच में जो एंगल बनेगा ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, जो एक सर्कल के बाहर कहीं पॉइंट पे बनेगी। तो आइए वही चीज़ करते हैं। पहले हम यहाँ पर एक सर्कल ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक सर्कल ले लिया, ये मैंने सर्कल बना दिया, ठीक है। सर्कल बनाया है तो इसकी जो आपकी ये है यहाँ पर सर्कल को सिलेक्ट करा, ये इसका सेंटर आ गया, ये ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इस सर्कल की रेडियस बना दूँ तो कोई भी एक रेडियस ले लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक मैंने एक रेडियस ले ली और दूसरी रेडियस जो है मैं यहाँ से यहाँ तक दूसरी कोई रेडियस ले लेता हूँ इस तरीके से। अब जो टेंजेंट बनती है वो कैसे बनती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो लेट सपोज यहाँ से ये 90 डिग्री का एंगल बना होगा और यहाँ से इस जगह से ये 90 डिग्री का एंगल बना होगा और इस तरीके से ये दो टेंजेंट मेरी बन गई जो कि इस पॉइंट पर यहाँ पर आपस में एक दूसरे से मिल रही है। ये है वो एक्सटर्नल पॉइंट, बाहर वाला पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट पे मिली है जहाँ पर ये A circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact of the center. Point of contact, ये है point of contact जहाँ पर सर्कल से टेंजेंट पॉइंट करती है, टच होती है, एक ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि भैया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो एंगल बनता है यहाँ पर, जो यहाँ पर, अच्छा ये एंगल कितने डिग्री का बनता है, ये तो 90 डिग्री का बनता है। तो हमें पता ही है भैया यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट हमेशा रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये तो हमको पता ही पता है। तो ये जो एंगल बनता है, ठीक है, इसकी अगर हम बात ना करें, हमसे ये कहा जा रहा है कि इसके अलावा ये जो एंगल बना है और ये एंगल जो बना है, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंटरी है। सप्लीमेंटरी का मतलब, सप्लीमेंटरी वो एंगल होते हैं जिन एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ये वो एंगल है, ये हमसे कहा गया है। तो ये हमें प्रूफ करना है, तो बहुत ही आसान है प्रूफ करना। आइए करते हैं। तो इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया, सेंटर को ओ नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको मैंने सी नाम दे दिया। इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, अब मैं लिखता हूं यहाँ पे इन क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये एक चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल के अंदर कौन सा है, ए ओ बी सी। इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी सी के अंदर एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी, इन सब का सम कितना होगा जी, 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा। एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज के अंदर चारों एंगल का योग, चारों कोणों का योग एक 360 डिग्री होता है, ये मैंने लिख दिया। एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए 90 डिग्री का होगा, एंगल ओ हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता तो एंगल बी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा जी 90 डिग्री का, क्योंकि हमें पता है ये बात कि टेंजेंट जो होती हैं, स्पर्श रेखाएं जो होती हैं, वो अगर सेंटर से रेडियस पे ऊपर एंगल बनाती हैं तो वो एंगल 90 डिग्री का बनता है, हमेशा बनता है, ये पता है हमको, ठीक है। तो इसका हमने यह फायदा उठाया। एंगल सी हमको नहीं पता, कोई बात नहीं, 360। अब यहाँ से मैं आगे करूँगा तो एंगल ओ प्लस एंगल सी और 90 कितना हो जाएगा, प्लस 180 डिग्री, ये आपका यहाँ पे 360 डिग्री है ही। एंगल ओ प्लस एंगल सी 360 डिग्री। अब ये जो 180 है प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 180 कर दूंगा। एंगल ओ प्लस एंगल सी, 360 में से 180 माइनस होंगे तो 180 डिग्री ही बचेगा। और हो गया सवाल हैंस प्रूफ्ड। यही तो प्रूफ करना था हमको, हैंस प्रूव्ड, यही प्रूफ करना था हमको, क्या कि भैया जो एंगल बनते हैं वो सप्लीमेंटरी होते हैं। सप्लीमेंटरी एंगल वही होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। इसका और इसका सम 180 डिग्री यहाँ पर आ गया, एंगल ओ और एंगल सी का। ये बात हमें प्रूफ करनी थी। प्रूफ दैट, ये साबित करो द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये रहा, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये बन गया यहाँ पर, टू अ सर्कल इज अ सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल होगा टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट टू जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लाइन सेगमेंट जो जॉइन करा यहाँ पर, ये एंगल दोनों सप्लीमेंट्री है। ये हमारा सवाल हो गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं फटाफट बिना रुके। और अच्छा, इसी का और वाला सवाल है, क्या है, इसी का और वाला चॉइसेस है। वैसे आपको इसमें से एक ही करना था, अगर वो कर दिया तो ये नहीं करना आपको, लेकिन मैं तो आपको समझा रहा हूँ अभी, तो आप कैसे करेंगे ये भी प्रूफ करने वाला है, इसीलिए मैं ले रहा हूं ताकि आपको प्रूफ करने वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ठीक है। आपके लिए लिया है मैंने, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या प्रूफ करना है हमें, ये प्रूफ करना है कि एंगल PTQ है का, देखो जरा PTQ, ये है PTQ इस जगह पर, PTQ बराबर है किसके बराबर है, टू एंगल OPQ मतलब ये जो एंगल है ना, ये एंगल जो है इसका डबल ये एंगल है, ये हमसे कहा गया है, ठीक है, इस एंगल का डबल है ये एंगल। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप इंपॉर्टेंट मान के करिएगा। ऐसा सवाल आपका बुक में भी, आपके NCERT के एग्जाम पिलर में भी है और इसके अंदर भी, सिंपल पेपर के अंदर, तो 3 जगह ये दिया गया, इसका मतलब चांसेस हैं इसके आने के। तो आइए, अब PTQ किसके अंदर बन रहा है, PTQ बन रहा है इसके अंदर, ट्राइंगल PTQ के अंदर। तो हम यहीं से सवाल की शुरुआत करेंगे। तो हम लेंगे इन ट्राइंगल PTQ ट्राइंगल कहाँ पर है, देखिए PTQ, तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम बात करें तो ये दोनों PT और TQ टेंजेंट है, PT
और टी क्यू, पी टी एंड टी क्यू जो है आर द टेंजेंट्स, ठीक है, आर द टेंजेंट्स। अब ये टेंजेंट्स हैं अगर, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि भैया ये जो है इसके बराबर होगी, टेंजेंट है तो अब ये बराबर होंगी। तो इस ट्राइंगल के अंदर अब बात करें तो ये दोनों साइड बराबर हो गई, और जब किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो साइड बराबर होती हैं तो उसके आमने और सामने के एंगल बराबर होते हैं। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल के अंदर यहाँ पर ये जब ये दोनों साइड बराबर हैं तो इसके सामने ये एंगल आ गया, इसके सामने ये एंगल आ गया, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो अब इस ट्राइंगल के अंदर हम बात करेंगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल T, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा। एक ट्राइंगल के अंदर जो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। एंगल P और एंगल Q ये दोनों एंगल बराबर हैं, कुछ भी मान लो इनको आप, लेट सपोज x डिग्री मान लो कि ये भी x डिग्री का तो ये भी x डिग्री का होगा, तो ये भी एंगल x, ये भी एंगल x। एंगल T, एंगल T कौन सा, ये एंगल PTQ बेसिकली, तो एंगल PTQ इसका मैंने पूरा नाम लिख दिया। 180 डिग्री यहाँ पर x और x कितने x हो जाएंगे आपके 2x प्लस एंगल PTQ हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो आएगी 180, ये एंगल PTQ इधर जाके माइनस का एंगल PTQ हो जाएगा, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ये उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से। तो x की वैल्यू यहाँ से कुछ निकल के आई। अब इससे आगे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि ना मुझे x पता ना मुझे ये पता, तो मैं इसको यहीं छोड़ दूंगा, इसको मैं फर्स्ट मान लूँगा, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब मैं और आगे क्या करूँगा, अब आ जाओ इधर, कहाँ पर, इधर ये जो है एंगल OPQ मतलब ये छोटा सा एंगल, ये वाला एंगल, ये इसको तो प्रूफ करना है ना। अब देखो एंगल TPO, ये पूरा एंगल अगर मैं बात करूं एंगल TPO की, तो ये कितने डिग्री का होगा बताओ मुझे फटाफट। यस, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है रेडियस से, और हमने अभी तो पढ़ा है कि भैया जब भी कोई टेंजेंट रेडियस से एंगल बनाती है तो 90 डिग्री का बनता है। कितनी बार नींद में भी उठा के पूछ लोगे ना, जब भी बता दूंगा आप, तो इतनी बार मैंने आपको ये बोल बोल के बता दिया। तो यहाँ पर ये पूरा एंगल TPQ जो है TPO, तो एंगल TPO जो है ये पूरा एंगल जो होगा ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है, TPO। अब TPO बना किन किन एंगल से, देखिए TPO बना है दो छोटे छोटे एंगल से, एक तो इससे TPQ से, एंगल TPQ से, और किससे, इससे एंगल OPQ से, इस वाले से, इन दोनों छोटे से तो मिलकर बना, एक इससे और एक इससे पूरा हो जाएगा, तो एंगल OPQ, तो एंगल OPQ इन दोनों से मिलके बना है ये पूरा का पूरा एंगल। अच्छा TPQ को तो हमने x माना था ना इधर वाले को, अंदर वाले को, तो इसकी जगह मैंने x लिख दिया। OPQ मुझे पता नहीं है तो इसकी जगह OPQ ही रहने दूंगा, इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से भी मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 90 माइनस OPQ हो जाएगा, 90 माइनस एंगल OPQ, एंगल OPQ। अब इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ। x की एक वैल्यू ये निकल के आई, ये कह रही है कि x इसके बराबर है, और ये कह रहा है कि x इसके बराबर है, मतलब ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है। तो जब दोनों ही x की वैल्यू है तो दोनों ही बराबर होंगी। भैया x की वैल्यू ये भी है, ये भी दोनों ही वैल्यू x की है ना, तो इन दोनों को बराबर रख दूंगा मैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों से मैं क्या करूँगा, मैं दोनों वैल्यू बराबर रख दूंगा। तो 90, अब मैं यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, ठीक है, तो दोनों वैल्यू बराबर रखूंगा मैं। तो 90 माइनस एंगल OPQ, 90 माइनस आगे पीछे हो गया, 90 माइनस एंगल OPQ बराबर है किसके, इसके, ये भी x की वैल्यू है, 180 माइनस एंगल PTQ बरा अपॉन में 2। अब ये 2 अपॉन में है, जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इस तरीके से, जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इस तरीके से, तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ 90 में होगी तो ये 90 2 सा 180 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये 2 एंगल OPQ हो जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा, इधर 180 रह जाएगा, माइनस का एंगल PTQ रह जाएगा, ठीक है जी। अब 180 इधर भी प्लस का है, उधर भी प्लस का है, 180 से 180 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, क्या रह गया हमारे पास, रह गया 2, हमारे पास अब रह गया 2 एंगल OPQ बराबर एंगल PTQ। क्या देख रहे हो, हो गया सवाल। क्या प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था कि एंगल PTQ बराबर है 2 एंगल OPQ, 2 एंगल OPQ, प्रूफ तो हो गया। क्या देख रहे हो शक्ल, अब लिख दो यहाँ पे हैंड्स प्रूफ, भैया आपका प्रूफ हो गया,
खत्म सवाल। तो इस तरीके से आपको ये सवाल करना है। गर्मी आ रही है, शिकंजी भी पीते रहिएगा ताकि दिमाग आपका ठंडा रहे, ठीक है। तो ये सवाल आपका इस तरीके से हो गया, और वाला ऑप्शन था, ठीक है। प्रूफ करने सवाल कैसे करने हैं, जो प्रूफ करना है वहीं से चीज़ें उठा के शुरू करो और सॉल्व करते चले जाओ, ठीक है। आइए इसका अगला सवाल करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपका केस स्टडी 1 है, बहुत ध्यान से समझना। केस स्टडी के सवाल 4 नंबर का सवाल है, 2-2 नंबर के 2 सवाल छोटे छोटे इसके अंदर होंगे। आइए समझते हैं सवाल क्या कह रहा है। पहले सवाल बहुत कुछ कह रहा है। ट्रिग्नोमेट्री इज द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलर फॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स द बेसिस ऑफ नेविगेशन वेदर इज बाय लैंड सी, ठीक है। सवाल पढ़ते हैं। सवाल मेन सवाल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अ गार्ड स्टेशनड एट द टॉप ऑफ 240 मीटर टावर्स, एक टावर है जिसकी ऊंचाई 240 मीटर है, ठीक है। वहां से एक गार्ड जो है वो आइडेंटिफाई करता है एक बोट को, ठीक है। एक बोट आ रही है कोई समुद्र के अंदर चलती हुई, उसको वो देख रहा है ध्यान से। अब टूवर्ड्स इट अ क्लाइनोमीटर और इनक्लाइनोमीटर, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है इनक्लाइनोमीटर या क्लाइनोमीटर इसको बोलते हैं, जिससे वो एंगल चेक करते हैं कितना एंगल बन रहा है, मतलब वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बेसिकली ऊपर से नीचे देख रहा है ना। तो यहाँ पर द गार्ड यूज द क्लाइनोमीटर टू मेजर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट कमिंग टूवर्ड्स द लाइट हाउस एंड फाउंड इट टू बी 30 डिग्री। अब यहाँ से इस जगह के ऊपर लेट सपोज यहाँ पर गार्ड खड़ा हुआ है और यहाँ से वो एंगल ऑफ डिप्रेशन चेक कर रहा है इस तरीके से। नीचे यहाँ पर कोई भी बोट है, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो कितना बनेगा, 30 डिग्री का बना। उसने ये चेक किया, बस सवाल खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल क्या क्या बने हैं, तो सवाल यहाँ पर बने लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका, मेक अ लेबल्ड फिगर, एक फिगर बनाइए ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है उसका यूज करते हुए एक फिगर बनाइए। आइए फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पर लेट सपोज ये आपका हो गया वो लाइट हाउस या वो टावर, ठीक है। इस टावर को हम मान लेते हैं ए बी, लेट ए बी इज द टावर, ठीक है, ऑफ हाइट 240 मीटर, ठीक है। 240 मीटर 240 ही था ना, 240 मीटर हाइट का ऊंचा एक टावर है, ये हमने मान लिया। टेबी द टावर ऑफ द टावर, ठीक है, गिवन टावर। और यहाँ पर वो बोट है, लेट सपोज इस पॉइंट पर हमारी वो बोट है, इसको हमने मान लिया सी, ठीक है। इस पॉइंट पर वो बोट है। अब यहाँ से उसने देखा इस तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। अच्छा एक चीज़ और आपको बता दूं मैं, ये कि यहाँ से यहाँ तक ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बनेगा ना ऊपर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी वो लाइन तो यहाँ पर होगी, इसकी लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल इस तरीके से सीधी सीधी यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना होगा। अब यहाँ से अगर मैं नीचे की बात करूँ इसकी, तो ये भी कितना होगा जी, ये भी आपका यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से जेड वाले एंगल जो होते हैं बराबर होते हैं, मैंने आपको बता रखा है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा, ये आपका हो गया। आगे हमसे कहा गया है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट, बोट का डिस्टेंस बताओ, बोट का फासला बताओ फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर, इस टावर के फुट से, यहाँ से ये बोट अभी जो यहाँ पर है ये कितनी दूरी पर है। बेसिकली हमको ये पूरा निकालना है, सी भी निकालना है हमको, इस ट्राइंगल के अंदर सी भी निकालना है और हमें ए भी दे रखा है, तो हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकालना है P/B tan थीटा, ठीक है। आइए निकालते हैं, बहुत सिंपल। तो इन ट्राइंगल वो सब चीज़ आप लिख देंगे खुद से, ठीक है। लेट ए बी द टावर एंड पॉइंट ऑन पॉइंट सी देयर इज अ बोर्ड, इस तरीके से आप लिख देंगे जो भी आपको लिखना है। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर मैं यूज़ करने जा रहा हूँ tan थीटा, जो कि होता है P/B। tan थीटा कितना है जी, यहाँ पे 30 डिग्री का है। परपेंडिकुलर तो हमें निकालना है, हाइट ऑफ द टावर तो वही है जो कि ए बी है यहाँ पर, ठीक है। और बी बेस कितना है, अच्छा वो दे रखा है ना, हमें निकालना थोड़ी है, वो तो हमें दे रखा है परपेंडिकुलर। भी मैं खाली नाम लिख देता हूँ BC। tan थीटा, tan 30 डिग्री, 30 डिग्री होता है 1/√3, ये मैंने लिखा। ए बी क्या है, हाइट ऑफ द टावर जो हमें दे रखी है कितनी है जी, 240 मीटर है जी, ये मैंने लिख दिया। और BC हमें ये निकालना है डिस्टेंस, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। क्रॉस मल्टीप्लाई करी, BC एकम BC, और यहाँ पर 240 की √3 में हो जाएगी मीटर। तो ये आ गया पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का BC, पूरा डिस्टेंस आ गया। तो आप लिख देंगे प्रॉपर डिस्टेंस ऑफ द बोर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 240 √3 मीटर। ये एज इट इज लिख के आना है आपको, ठीक है, जो आपसे पूछा गया है। तो ये हमारा एक सवाल हो गया इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड में कह रहा है आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद द गार्ड ऑब्जर्व्ड दैट, उसी गार्ड ने ये ऑब्जर्व किया, ये नोटिस किया दैट द बोट वाज अप्रोचिंग द टावर, वो जो बोट है यहाँ थी वो चलती हुई इस तरीके से टावर की तरफ आ रही है, लेयर खाती हुई। इस डिस्टेंस फ्रॉम द टावर इज रिड्यूस बाय, और अब डिस्टेंस इतना हो गया,
कितना हो गया, इतने से कम हो गया, रिड्यूस बाय मतलब इतना कम हो गया। तो डिस्टेंस जो है मतलब लेट सपोज अब वो बोट यहाँ पर ना रहकर कहाँ आ गई, वो बोट यहाँ आ गई, इस पॉइंट पर आ गई, इसको मैंने डी नाम दे दिया, यहाँ पर वो बोट आ गई और डिस्टेंस जो है इतना कम हो गया, ठीक है, रिड्यूस्ड बाय इतने से, मतलब यहाँ से यहाँ जो आई ना, तो ये जो डिस्टेंस कम हुआ है ये कितना हुआ है जी, ये हो गया आपका 240√3 - 1, इतना कम हो गया, ठीक है, ये हमसे कहा गया इतने से कम हो गया। ही इमीडिएटली रेज द अलार्म, उसने फटाफट से अलार्म बजाया, सीटी बज गई। व्हाट इज द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका बना है तो वो कितने डिग्री का बना है, वो आपका, अच्छा कितने डिग्री का बना है, यही तो सवाल पूछा है, कितने डिग्री का एंगल बना है, तो यहाँ पर वो एंगल अब कितने डिग्री का बना है ये हमसे यहाँ पर पूछा है, सिंपल एज दैट, ये हमसे पूछा है। अच्छा जी, ये पूछा है, जब ये एंगल जो बना होगा वही एंगल यहाँ पर होगा, तो हमें ये एंगल निकालना है। अब ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। अब देखिए हमें ये पूरा पता है, अगर मैं क्या करूं इस ट्राइंगल के अंदर से ये पूरा जो मुझे पता चल गया अभी अभी ये रहा, इसमें से ये जो दिया गया यहाँ से यहाँ तक अगर मैं ये माइनस कर दूंगा तो मुझे यहाँ से यहाँ तक डी से बी तक का डिस्टेंस पता चल जाएगा, और इस डिस्टेंस में मुझे ये वाला डिस्टेंस पता चल जाएगा, ये वाला ऑलरेडी पता है। इन दोनों की हेल्प से, इस पी और बी की हेल्प से मैं एंगल पता कर लूँगा। तो यहाँ पर भी tan थीटा लगाएंगे तो दोबारा से अगेन इन ट्राइंगल कौन सा बनेगा अब, ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी के अंदर tan थीटा वही, tan थीटा क्या होता है जी आपका P/B होता है, जो कि यहाँ पर परपेंडिकुलर है आपका ए बी, और बेस कितना है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, बी से लेकर डी तक बी डी, जो कि है आपका ए बी हमें दे रखा है कितना, चलो अब नीचे लिख देता हूँ मैं। तो tan थीटा, थीटा ही निकालना है हमको, एंगल कितने डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पर। अब ए बी कितना है 240, अब उसके लिए मैं बी डी, अच्छा ये बी डी भी तो निकालना पड़ेगा, पहले आओ बी डी निकाल लेते हैं। पहले देखिए बी डी निकालने के लिए इस पूरे बी सी में से सी डी माइनस कर दो, इस पूरे में से ये हटा दो तो ये आ जाएगा। अब ये पूरा कितना है बी सी 240√3 मीटर, तो 240√3 मीटर में से मैं माइनस कर दूंगा क्या, ये वाला पार्ट 240√3 - 1, ये मैं माइनस कर दूंगा। अब कैसे माइनस करूंगा, देखिए 240√3 है ही, अब इस 240 की √3 में मल्टीप्लाई होगी, ब्रैकेट खोलूंगा तो 240√3 हो जाएगा, माइनस का माइनस, और इस 240 की 1 में होगी तो 240 से कम 240। अब ये √3 ये माइनस का है ये प्लस का है, ये आपस में कट जाएगा तो सिर्फ क्या रह जाएगा यहाँ पर, अच्छा माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, ठीक है, बाहर भी माइनस अंदर भी, तो माइनस माइनस प्लस, तो 240 रह जाएगा खाली। तो सब कुछ मिटा के कितना आ गया, अब यहाँ से यहाँ तक का मतलब बी से डी, डी से बी, ये एंगल ये डिस्टेंस 240 मीटर है, तो नीचे भी आपका बी डी 240 आ जाएगा, 240 से 240 कट जाएगा, ये 240 से कम 240, तो tan थीटा जो है वो आ जाएगा 1। अब tan थीटा 1 कितने डिग्री पे होता है tan थीटा, तो टेबल याद करनी पड़ेगी। tan थीटा 1 होता है 45 डिग्री पर, तो इसका मतलब थीटा हमारा निकल के आ जाएगा 45 डिग्री, तो वो एंगल आपका निकल के आ गया 45 डिग्री। मतलब बाद में 10 मिनट बाद जब बोर्ड इतना डिस्टेंस कवर करके यहाँ पहुँच गई, जब उसने देखा होगा यहाँ पर, तो फिर 45 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ठीक है जी, बहुत आसान सवाल था, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था जो हलवा, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि जो आप खा ना सको, मतलब बहुत मुश्किल या कुछ बाहर से नहीं आया, वही tan थीटा यूज हो रहा है, वही ट्रिग्नोमेट्री लग रही है। 2 ही ट्राइंगल बनेंगे, 2 से बाहर नहीं बनेंगे, ये भी मैंने आपको बताया था। तो 2 ही ट्राइंगल बने, एक ट्राइंगल से ये सॉल्व हो गया, एक से ये सॉल्व हो गया, ये हमको निकालना था। बोर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर कितना डिग्री का एंगल बना रही है, 45 का एंगल बना रही है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आप डिटेल में इसका गिवन इवन लिख के ठीक से इसको लिख कर आ जाएंगे। ये इसका एक ऑप्शन था। केस स्टडी 2 की अब बात कर लेते हैं फटाफट। केस स्टडी 2 इसका आखिरी क्वेश्चन है आपके सैंपल पेपर का, और ये एपी चैप्टर के अंदर से लिया गया है। सवाल को पढ़ते समझते हैं। पुशअप्स आर द फर्स्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ। अगर आपको स्ट्रेंथ बनानी है, स्टेमिना, तो पुशअप एक अच्छी एक्सरसाइज है, हमको ये बताया जा रहा है। दीज आर हेल्पफुल इन ऑलमोस्ट ऑल स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग एथलेटिक्स। सारे स्पोर्ट्स में जो होते हैं वो सभी एथलेटिक्स ये सब एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। वाइल द पुशअप प्राइमरली टारगेट ऑन द मसल्स ऑफ द चेस्ट। ठीक है, पुशअप करते हैं सबसे ज़्यादा टारगेट क्या होती है, हमारी चेस्ट होती है, हमारी आर्म्स होती है और हमारे शोल्डर्स होते हैं। सपोर्ट रिक्वायर्ड फ्रॉम अदर मसल, तो छोटी मोटी दूसरी मसल भी इसके अंदर सपोर्ट करती हैं, हमें हेल्प करती हैं हमारी पूरी बॉडी को इफेक्टिव अच्छा बनाने में। ठीक है, तो पुशअप करनी चाहिए, आप भी करना, घर पे एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी और माइंड आपका फिट रहेगा। अच्छी चीज़ है, ठीक है, करना चाहिए आपको स्टूडेंट के तौर पर। सवाल पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि नितेश वांट्स टू, थोड़ा सा नीचे कर लूँ मैं, सवाल समझा दूँ फिर ऊपर ले जाऊँगा। तो यहाँ पर सवाल कह रहा है कि नितेश एक लड़का है, वॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट इन द पुशअप चैलेंज। एक पुशअप चैलेंज हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है। क्या चैलेंज है? ही कैन करंटली मेक 3000 पुशअप्स इन 1 आवर। 1 घंटे में 300 पुशअप लगा लेता है वो, कमाल की बात है। 1 घंटे में 300 नहीं 3000,
3000, ठीक है, 3000 पुशअप एक घंटे में अभी वो लगा लेता है, बहुत ही कमाल की बात है। व्हाट ही वांट्स टू अचीव अ टारगेट ऑफ 3900 पुशअप्स, लेकिन वो चाहता है कि वो एक घंटे में 3900 पुशअप्स लगाए, वो टारगेट बनाना चाहता है ऐसा। तो उसके लिए वो क्या करता है, फॉर विच ही प्रैक्टिस रेगुलरली, वो रोज प्रैक्टिस करता है, रोजाना पुशअप मारता है एक घंटे के अंदर और अपने पुशअप्स को बढ़ाता है। विथ ईच डे ऑफ प्रैक्टिस, हर प्रैक्टिस के दिन वो क्या करता है, ही इज एबल टू मेक 5 मोर पुशअप्स, तो वो क्या है, वो 5 मोर पुशअप्स, 5 पुशअप्स और ज़्यादा मारने की कोशिश करता है हर दिन। जैसे आज 3000 मार ली, अगले दिन वो कोशिश करता है 3005 मारने की, उससे अगले दिन 3010 पुशअप्स मारने की। इस तरीके से वो प्रैक्टिस करता है रेगुलर, ताकि वो एक दिन ऐसा आए कि वो 3900 पुशअप्स मार सके। हर दिन 5 पुशअप धीरे धीरे करके वो बढ़ा रहा है, और यही सही तरीका है। हर काम अगर आपको इंटेंसिटी बढ़ानी है, धीरे धीरे करके बढ़ाओ। आपको स्टडी का टाइम बढ़ाना है, धीरे धीरे करके 5-5 मिनट 10-10 मिनट एक्स्ट्रा करके पढ़ो। ऐसा नहीं कि आप पहले दिन लेके पूरे 10 घंटे पढ़ लोगे, नहीं, थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाना होता है। ये सही तरीका है आपका किसी भी चीज़ के अंदर करने का। अब आगे क्या कहा गया है, इफ़ ऑन फर्स्ट डे ही प्रैक्टिस ही मेक्स 3000 पुशअप, पहले दिन वो 3000 पुशअप लगाता है, हमसे ये कहा गया है। एंड कंटिन्यूज टू प्रैक्टिस रेगुलरली टिल हिज टारगेट इज अचीव, और रोज प्रैक्टिस करता है जब तक उसका वो टारगेट 3900 वाला पूरा ना हो जाए। तो पहले दिन 3000 पुशअप लगाई होंगी, अगले दिन उसने 3005 पुशअप लगाई होंगी, है ना, 5-5 करके बढ़ा रहा है ना, उससे अगले दिन उसने 3010 पुशअप लगाई होंगी, फिर 3015 पुशअप लगाई होंगी, और इस तरीके से वो अपने टारगेट तक एक दिन पहुंच गया होगा। एक दिन ऐसा आया होगा उसने 3900 पुशअप लगा ली होंगी। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर हुई बात। कीपिंग द अबव सिचुएशन इन माइंड, इसको ध्यान में रखते हुए क्या करना है जी, सवालों का जवाब देना है। सवाल हमसे कह रहा है कि फॉर्म एन एपी, एक एपी बनाओ, बना तो दी लो जी, पहले बना दी हमने एपी, ठीक है जी। रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप्स पर डे एंड हेंस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड। उसका जो गोल है वो किस दिन पूरा होगा, हमें उससे क्या बताना है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज, कम से कम उसको कितनी प्रैक्टिस करनी होगी बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड। उसका गोल कौन से दिन अकम्प्लिश्ड होगा, कौन से दिन पूरा होगा, मतलब 39 पुशअप जो लगेंगी वो कौन से दिन लगेंगी, कौन सा दिन होगा, कौन सा पद होगा, एनवा पद, आपको एन निकालना है। समझ में आई बात। तो एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, आइए फिर इसको सवाल को मैं थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ अब, और इस चीज़ को भी मैं ऊपर ले आता हूँ अब, ताकि मुझे नीचे स्पेस मिल जाए। ये ऊपर आ गई। अब आइए निकालते हैं। तो ए क्या होता है आपका, पहला पद यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, 3000 प्लस एन तो हमें निकालना है, ठीक है, ये हमें दे रखा है 3900, कौन सा पद, 3900वां पद, ठीक है, कौन सा होगा वो एन, उसका नंबर क्या होगा, कौन से नंबर पे आता होगा वो, कौन सा दिन होगा वो, ठीक है, अगर हम दिन काउंट करें 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, इस तरीके से कौन सा दिन होगा वो 3900 वाला, ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू डी कितना है जी, 5 करके बढ़ा रहा है वो, सिंपल एज दैट। ये 3000 प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 3900 में से 3000 माइनस कर देंगे तो आपके 900 बचेगा। अब यहाँ पर n माइनस 1 है, और ये जो 5 है मल्टीप्लाई में इसको नीचे डिवाइड में कर देता हूँ मैं, यहाँ पे n माइनस 1 ले जाएगा। अब ये जब डिवाइड होगा इससे इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, 18 पंजे 90 होते हैं, तो 180 हो जाएगा। ये n माइनस 1 की जो माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो 180 और ये कितने हो जाएंगे आपके 181 हो जाएंगे। तो n होगा 185, मतलब 185 कह रहा हूँ 181, तो 181वां दिन, मतलब ये जो 3900 है वो मारेगा, तो ये कौन से दिन मारेगा, ये 181वां दिन होगा जिस दिन वो 3900 पुशअप पूरे मारेगा, अगर वो 5-5 करके बढ़ाते हुए आएगा। ठीक है, लेकिन हमसे सवाल ये नहीं पूछा है जी, हाँ थोड़ा सा झोल है इसमें। सवाल ये पूछा है टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड, मतलब जिस दिन उसका गोल अकम्प्लिश्ड हो रहा है, बिफोर द डे, उससे पहले वाला दिन, उससे पहले वाला दिन कौन सा होगा, तो 181वें दिन वो पूरे पुशअप मार लेगा। तो एक दिन पहले कौन सा दिन, 180वां दिन। तो इसका जो आंसर है फर्स्ट का वो कौन सा होगा, वो आपका होगा 188th डे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पे हमसे क्लियर पूछा गया बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड, उस दिन से पहले जिस दिन उसका गोल पूरा हो जाएगा, उससे पहले वाला दिन। तो 181वें दिन पूरा होगा, तो उससे पहले वाला दिन कौन सा होगा, 180वां दिन। ठीक है, 188th डे। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट का। सेकंड की बात करें, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म बाय नितेश। नितेश ने जितनी पुशअप लगाई
सबको बताओ कितनी लगाई, मतलब पहले दिन 3000 लगाई, फिर 3005 लगाई तो 6005 हो गई, फिर 3010 लगाई तो कितनी हो गई आपकी, ये हो गई 9015। इस तरह के तो सारी पुशअप जोड़ते हुए चले जाओ। कितनी पुशअप लगा चुका होगा वो अब तक, कितनी, सम निकालना है, ठीक है, सम का फॉर्मूला। तो सम का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर आप। सम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, बहुत ही आसान होता है, क्या होता है, n/2 a प्लस एल। एन कितने हैं अब हमारे पास पता है ना भैया, 181 है पूरे n, 181। तो 181/2, 180 लिख दिया मैंने, 181/2, पहला पद 3000 और लास्ट टर्म भी हमें पता है 3900, ये आ गया आपका, ठीक है। तो 181/2 यहाँ पर से कितना आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई में है ना ये, अच्छा a प्लस एल, तो 3000 और 3000 6000, 6900, ठीक है। इसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा आपका, तो 181 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा आपका, ये 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ये आपका हो जाएगा। तो इसकी आपको मल्टीप्लाई कर देनी है 181 की और 3450 की, आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई आप कर देना और कमेंट में मुझे आंसर बता देना कितनी मल्टीप्लाई आएगी, लैक्स में आएगी कुछ, ठीक है। तो बता देना कितनी मल्टीप्लाई आएगी, आप पूरा आंसर आपका हो जाएगा। पहले का ऑप्शन ये आ गया आंसर, दूसरे का ये आ गया। इस तरीके से आपने पूरा का पूरा स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर मेरे साथ सॉल्व किया, आपने पूरा का पूरा देखा, बहुत बहुत बधाई हो आपको। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और प्रैक्टिस भी करते रहें। एग्जाम का टाइम बहुत कम है, डेट शीट आपकी आ चुकी है, प्रैक्टिस अब आपको करनी है दबा के। सैम्पल पेपर सॉल्व करो, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करो, एग्जाम्पल सॉल्व करो, बहुत सारा। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में ही कि आप बचत भी करो साथ साथ, ठीक है। तो कैश करो का यूज़ करना, जब भी आप आगे कुछ भी ऑनलाइन परचेज करें कहीं से भी, कैश करो के थ्रू जाइए, एक्स्ट्रा कैशबैक और डिस्काउंट आप पाइए वहाँ से, डायरेक्ट उसको अकाउंट में ट्रांसफर करें। तो कैश करो का यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऐप को डाउनलोड कर लेना कैश करो को। वीडियो में आपको जो भी कुछ समझ में आया, जो भी कमेंट करवाया है मैंने, वो सब कमेंट करके बताएंगे। इस पूरी की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, इसकी पीडीएफ लो, इन सब सवालों को खुद से करके देखो एक बार। ये तो मैंने कर दिया, आपने समझ लिया, अच्छी बात है, आप खुद से ट्राई करो, सैंपल पेपर खोल के खुद पूरा का पूरा सैंपल पेपर सॉल्व कर डालो, अपने आंसर निकालो, फिर उन आंसर को मेरी पीडीएफ से मैच करके देखो, कितने आपने सही करे, कितने आपने गलत किए। सही पे पूरे नंबर लो, गलत पे नंबर काटो और फिर देखो आपके कितने नंबर बैठ रहे हैं। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके अगर एग्जाम करके आते हैं, आज की डेट में आप एग्जाम करते हो उसी दिन, तो आपके एग्जाम में कितने मार्क्स आते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। फिर जो गलतियां हैं वो गलतियां क्यों हुई, उन पे नजर डालो, वो गलतियां ना हो आगे से, उसकी प्रैक्टिस करो, ताकि आप एग्जाम में अपने रिजल्ट अचीव कर सको, बढ़ा सको नंबर। तो ये तरीका होता है तैयारी करने का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, चलिए तैयारी करिए। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डीआर सर के साथ। जय हिंद।